नमस्कार। संपूर्ण सीरीज को आप सभी ने बहुत ही प्यार दिया है और इस सीरीज के अंतर्गत अभी तक हमने संपूर्ण बिहार का भूगोल देखा, फिर संपूर्ण प्राचीन बिहार का इतिहास देखा और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज संपूर्ण मध्यकालीन बिहार का इतिहास देखने वाले हैं। ये वीडियो देखने के पश्चात यहाँ से कोई भी प्रश्न जो आपके किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा। तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं कि पूरे मध्यकालीन भारत के इतिहास के क्रम में बिहार में क्या क्या घटनाएं हुई, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। अगर हम यहाँ पर मध्यकाल की बात करें, है ना, हमने पहले देखा था प्राचीन काल और प्राचीन काल में हमने प्रारंभ से लेकर 750 ईस्वी तक के काल को उसके अंतर्गत देखा था। 750 ईस्वी के बाद से यहां पर मध्यकाल प्रारंभ हो जाता है। मध्यकाल की बात करें तो इसे दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहला पूर्व मध्यकाल और दूसरा मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल की बात करें तो 750 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी अर्थात दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले तक के काल को हम पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत पढ़ते हैं। और फिर 1206 में क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, तो यहां से हम मध्यकाल के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहां पर पूर्व मध्यकाल पढ़ना है। सबसे पहले पूर्व मध्यकाल, जिसका समयकाल 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक रखेंगे। फिर दूसरा मध्यकाल के अंतर्गत सल्तनत काल और मुगल काल हमें देखना है। तो बिहार के संदर्भ में हमें क्या क्या देखना है, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत अगर हम बिहार से संबंधित देखें तो यहां पर पाल वंश, कर्नाट वंश और सेन वंश तीन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत इन तीनों से संबंधित जो भी यहां पर शासक हुए, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बिहार के इतिहास में, उनकी चर्चा करेंगे। सल्तनत काल की स्थापना 1206 में हुई और इसके अंतर्गत सल्तनत काल के अंतर्गत दिल्ली पर 5 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया, जिसके अंतर्गत सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और लोदी वंश। ये 5 राजवंशों ने मिलकर पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन किया। इसके पश्चात आप सभी ने पढ़ा होगा 1526 में बाबर के द्वारा मुगल काल की स्थापना की जाती है दिल्ली में, है ना, मुगल वंश की स्थापना की जाती है। और इसमें महत्वपूर्ण शासकों की बात करें तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब के बारे में आप सभी को पढ़ लेना चाहिए। हम उतना ही इस वीडियो के माध्यम से करेंगे जो हमारे बिहार के इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बाकी जो भी डिटेलिंग होगा भारत के इतिहास में आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए यहां पर प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ हम करेंगे सबसे पहले पाल वंश से, है ना। सबसे पहले पाल वंश से हम प्रारंभ करेंगे। तो पाल वंश की बात करें, प्राचीन काल में, प्राचीन भारत के इतिहास में आपने देखा होगा कि हर्षवर्धन से पहले क्या था। हर्षवर्धन से पहले जो एकीकरण हुआ था, है ना, यानी कि जो केंद्रीकरण देखने को मिलता है, यानी कि साम्राज्य जो था वो बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे यहां पर क्या हुआ, विकेंद्रीकरण हो गया। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्वतंत्र शासक उदय होने लगे थे। लेकिन हर्षवर्धन के आने के साथ ही क्या हुआ, पुनः यहाँ पर एकीकरण प्रारंभ किया गया और फिर भारत को एक वृहद स्वरूप यहाँ पर प्रदान किया गया। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में पतनोन्मुखी स्थिति हो गई। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत में पतनोन्मुखी स्थिति देखने को मिली। साथ ही साथ बंगाल क्षेत्र में शशांक का शासन था और शशांक के पश्चात देखें तो बंगाल क्षेत्र में भी पतन की स्थिति देखने को मिली। तो जब उत्तर भारत में पतन हो रहा था, बंगाल क्षेत्र में पतन हो रहा था, इसी समय काल पर बिहार बंगाल के क्षेत्र में पाल वंश का उदय होता है। ठीक है, और संस्थापक की बात करें, पाल वंश की स्थापना किसने की, तो आप सभी को पता होगा, गोपाल के द्वारा पाल वंश की स्थापना की जाती है और जिसका शासनकाल 750 से लेकर 770 ईस्वी तक रहता है। एक इतिहासकार हैं तारानाथ। कहां से संबंध है, तिब्बत से। तो तिब्बती इतिहासकार है तारानाथ। इनके अनुसार अगर देखें तो गोपाल जो था वो पुड्रवर्धन, बंगाल क्षेत्र का ही पहले का नाम था पुड्रवर्धन, पुड्रवर्धन के बोगरा जिले के क्षत्रिय कुल का था और इसने अपना साम्राज्य जो था वो बिहार तक फैला लिया, है ना, यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार बिहार तक इसने किया। पाल वंशों की बात करें तो पाल वंशी जितने भी शासक थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इनकी जो राजधानी रही वो राजधानी कहां रही, मुंगेर रही। तो पाल शासकों की राजधानी जो थी, राजधानी कहां रही, मुंगेर रही।
गोपाल की बात करें तो इससे क्या महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखना चाहिए, तो इसने उदंतपुरी जो वर्तमान बिहार शरीफ है ना, तो उदंतपुरी में एक मठ का निर्माण किया, है ना, एक विश्वविद्यालय का निर्माण किया जो आगे चलकर यहां पर विश्वविद्यालय का रूप धारण कर लेता है। तो इसी के द्वारा उदंतपुरी में एक मठ या विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था। कहां? उदंतपुरी में जो वर्तमान बिहार शरीफ में है। तो इससे संबंधित इतनी चीजें याद रहती है तो प्रश्न हमारे नहीं छूटेंगे। आगे हम देखें धर्मपाल की, है ना, पाल वंश के महत्वपूर्ण शासकों में धर्मपाल और देवपाल दो यहां पर महत्वपूर्ण थे। धर्मपाल की बात करें तो 770 से लेकर 810 ईस्वी तक इसने शासन किया। धर्मपाल की बात करें तो त्रिपक्षीय संघर्ष आपने सुना होगा, है ना, यानी कि पहले मगध जो था उसकी राजनीतिक महत्ता बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे समय काल के साथ मगध अपनी महत्ता खो देता है और ये जो महत्ता थी वो कनौज को प्राप्त हो जाती है, क्योंकि कनौज भी देखे तो गंगा यमुना का क्षेत्र है ना, उपजाऊ क्षेत्र था, साथ ही साथ वहां पर देखा जाए तो जल के माध्यम से यातायात की भी सुविधा हुआ करती थी। तो इसलिए कनौज महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा हुआ था। परिणामतः कनौज पर अधिकार करने के लिए तीन शासकों के बीच यहां पर संघर्ष देखने को मिला। किसके बीच? गुर्जर प्रतिहार वंश के बीच, राष्ट्रकूट और पाल शासक, इन तीन वंशों के बीच में जो संघर्ष हुआ उसी को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। और धर्मपाल पाल वंश का पहला ऐसा शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया। इसने जो यहां पर युद्ध लड़ा उसका सामना किसके साथ? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के वत्सराज के साथ, राष्ट्रकूट के ध्रुव के साथ धर्मपाल का यहां पर सामना हुआ, जिसमें ध्रुव विजयी हुआ। ठीक है, तो त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों हुआ? कनौज पर अधिकार करने के लिए। धर्मपाल की बात करें तो 8वीं शताब्दी के चतुर्थांश में इसने कनौज पर आक्रमण किया और आक्रमण के पश्चात चक्र युद्ध को कनौज का शासन नियुक्त किया और शासन नियुक्त करके एक भव्य दरबार का आयोजन किया और भव्य दरबार का आयोजन करके उसने एक उपाधि धारण की, उत्तरापथ स्वामिन का उपाधि किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा यहां पर धारण की गई। साथ ही साथ याद रखने वाली बात है कि इसने विक्रमशिला महाविहार, है ना, भागलपुर में विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की। साथ ही साथ नालंदा महाविहार, है ना, नालंदा महाविहार स्थापना किसके द्वारा? तो गुप्त वंशीय शासक कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा महाविहार की स्थापना की गई थी। तो विक्रमशिला महाविहार की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया और साथ ही साथ नालंदा महाविहार को 200 गांव जो था वो दान के रूप में धर्मपाल के द्वारा यहां पर दिया गया था, ताकि उसमें जो भी खर्चे हैं, है ना, लोग वहां पर रहते हैं, खाने पीने की वस्तुएं, सारी चीजें वहां से निकल पाए। तो धर्मपाल से संबंधित इतनी सारी चीजें याद होनी चाहिए। उसके बाद यहां पर देखें देवपाल की, तो देवपाल का समयकाल 810 से 850 ईस्वी तक रहता है। तो धर्मपाल के बाद यहां पर नया शासक कौन बनता है? देवपाल। और देवपाल की बात करें तो पाल वंशों में सर्वश्रेष्ठ शासक के रूप में यह स्थापित होता है, सर्वश्रेष्ठ शासक के रूप में, है ना। और इसी के समय काल में पाल वंश जो था वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। क्यों? क्योंकि देखा जाए देवपाल जो था ये विस्तारवादी नीति का पालन किया, यानी कि ये विस्तारवादी था, इसने विस्तार किया। कहां कहां? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में देखें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्राग्ञ ज्योतिषपुर तक, पूर्वी सागर तट की बात करें तो वहां पर उड़ीसा तक और उत्तर में नेपाल तक इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। साथ ही साथ प्रतिहार शासक था नागभट्ट द्वितीय, इसको भी इसने पराजित किया। कंबोज के हुड़ों को भी इसने पराजित किया था। साथ ही साथ यह भी साक्ष्य मिलता है कि दक्कन के राज्यों के साथ भी इसका संघर्ष रहा था। ठीक है, तो ये सारे क्षेत्र हो गए। इसके बाद देखें तो दक्षिण पूर्वी एशिया जो है ना, दक्षिण पूर्वी एशिया जो है वहां से इसका मैत्रीपूर्ण संबंध था। जैसे कि एक एग्जाम्पल मिलता है साक्ष्य के रूप में कि जावा का शासक था बेलटपुत्र, है ना, वेलठ पुत्र, या फिर कई किताबों में आपको बलपुत्र देव भी मिलेगा। तो जावा का शासक वेलठ पुत्र था। इसके अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान के रूप में देवपाल ने दे दिया था कि भैया इससे जो भी आमदनी होगा उस आमदनी से आप इस बौद्ध विहार की देखरेख कीजिएगा। ठीक है, एक यात्री है, अरब यात्री, है ना, अरब यात्री सुलेमान। इसकी अगर बात करें तो सुलेमान ने पाल वंश को रुहैया कहा है। क्या कहा है? रुहैया कहा है। साथ ही साथ
पूरे पाल वंश के शासकों में देवपाल को सर्वश्रेष्ठ शासक इसने माना है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम देखें तो देवपाल की मृत्यु जब हो गई तो देवपाल की मृत्यु के बाद मिहिर भोज और महेंद्रपाल ये शासक के रूप में आए। तो देवपाल की मृत्यु के बाद इनके शासनकाल में प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अर्थात ये समय काल जो था, इस समय काल में पाल वंश जो था वो पतनोन्मुखी स्थिति पर था, क्योंकि कई सारे क्षेत्र इनके द्वारा यहाँ पर जीत लिया गया था। लेकिन पुनः यहाँ पर महिपाल प्रथम 1988 में शासक बनता है और शासक बनने के साथ ही इसने फिर बहुत सारे क्षेत्रों को अपने अधीन ला दिया, इसलिए इसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। जैसे ये शासक बना, शासक बनते ही समस्त बंगाल का क्षेत्र, समस्त मगध का क्षेत्र, इन सब पर इसने अपना एकाधिकार कर लिया। साथ ही साथ यहां पर देखें तो 1023 में चोल शासक राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में महिपाल की पराजय हुई और पराजय के साथ साथ 1038 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो जब तक ये रहा तब तक तो बिहार बंगाल के क्षेत्र पर पाल वंशों का शासन रहा मजबूती से, लेकिन इसकी मृत्यु हुई तो इसके जो उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारी यहाँ पर बहुत ही कमजोर सिद्ध हुए, है ना। परिणामतः पालों की जो शक्ति थी वो मगध के कुछ ही क्षेत्रों तक सिमट के रह गई। जैसे कि इस समय काल पर जो बंगाल है, बंगाल में कैवर्तों का, है ना, बंगाल में कैवर्तों का शासन स्थापित हो गया। जबकि उत्तरी बिहार और बंगाल के कुछ क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों में सेन शासकों की मजबूत स्थिति हुई और इसने भी अपना शासन इन क्षेत्रों में स्थापित कर लिया। पाल वंश के अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक यहां पर कौन है? रामपाल है। संध्याकर नंदी की रचना कौन सा है? रामचरित्र। ये प्रश्न पूछा गया है। संध्याकर नंदी की रचना है रामचरित्र और ये जो रामचरित्र है ये इसी रामपाल से संबंधित है जो पाल वंश का अंतिम शासक था। रामपाल की मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद क्या हुआ कि गढ़वाल वंश के शासकों ने शाहबाद और गया तक अपना विस्तार कर लिया। साथ ही साथ सेन शासकों की बात करें तो सेन शासकों में विजय सेन और बल्लाल सेन, इन्होंने क्या किया कि गया का जो पूर्वी क्षेत्र है ना, गया के पूर्व तक इन्होंने अपना विस्तार किया और इससे क्या हुआ माफ कीजिएगा, इससे क्या हुआ कि बिहार में एक अराजक स्थिति देखने को मिली थी और इसी अराजक स्थिति में तुर्कों का भी आक्रमण यहां पर प्रारंभ हो गया। 12वीं शताब्दी के अंत तक तुर्कों का भी आक्रमण यहां पर प्रारंभ हो गया। तो ये जो तुर्कों का आक्रमण होता था तो इससे बड़े स्तर पर क्षति होती थी और उन क्षति ना हो, तुर्कों के आक्रमण से किसानों की रक्षा की जाए, इसके लिए इन क्षेत्र में किसानों से एक कर लिया जाता था जिसे तुरुस्क दंड के नाम से जाना जाता था। तो तुरुस्क दंड की क्षतिपूर्ति ना हो, है ना। तुरुस्क दंड क्यों लिया जाता था? क्योंकि तुर्की आक्रमण से बचाव के लिए, किसानों के बचाव के लिए तुरुस्क दंड नामक यहां पर कर लिया जाता था और इसका साक्ष्य जो है वो मनेर के ताम्रपत्र से मिलता है। अब बात करें यहां पर पालों की तो तिब्बत से पालों के घनिष्ठ संबंध थे, क्योंकि तिब्बत में भी बौद्ध धर्म और पाल वंश जो थे वो भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। परिणामतः इनके बीच में घनिष्ठ संबंध था और तिब्बत से बहुत सारे लोग बौद्ध शिक्षा लेने के लिए बिहार को आते भी थे। पाल शासकों की बात करें तो मूर्ति कला का विशेष इन्होंने प्रोत्साहन दिया। बीपीएससी के सिलेबस में सीधे तौर पर एक अलग से ही टॉपिक दिया गया है जिसमें क्या क्या पढ़ना है, मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम, 3 यहां पर कला है जिसे पढ़ना है। तो उसी समय काल में देखें तो पाल शासकों के द्वारा मूर्ति कला को विशेष प्रोत्साहन दिया और पाल शासकों के समय काल में पत्थरों की मूर्तियां, कांसे की मूर्तियां, अष्ट धातुओं की मूर्तियां और इसके साथ साथ मिट्टियों की मूर्तियां भी यहां पर बनाई गई। ये जो मूर्तियां थी, मूर्तियों में सबसे ज्यादा प्रभाव भगवान बुद्ध का देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा भगवान बुद्ध की यहां पर मूर्तियां बनाई गई, लेकिन उसके साथ साथ हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियां यहां पर निर्मित की गई। धर्मपाल की बात करें तो धर्मपाल के बाद देवपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल आदि ने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करें तो अंतिम रूप से इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश का विजय होता है
है, ये अपने भारत के इतिहास में पढ़ा होगा। मैं स्क्रीन से कुछ समय के लिए हट जाया करूंगा ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका ले लिया करें, क्योंकि पीडीएफ के लिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर मैसेज किया था जो कि संभव नहीं है। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कर्नाट वंश, है ना। कर्नाट वंश कौन क्षेत्र में थे? मिथिला क्षेत्र में थे। और कर्नाट शासकों के समय काल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है ना। कर्नाट वंश के शासकों के समय काल में मिथिला को स्वर्ण युग कहा जाता है। अब बात करते हैं कर्नाट वंश की। तो पाल शासक रामपाल के शासन काल में ही, है ना, जब रामपाल का शासन काल था तो उसी समय काल में गंगा के उत्तरी मैदान में जो तिरहुत क्षेत्र है हमारा, उस क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। इसके संस्थापक की बात करें कर्नाट वंश की, तो कर्नाट वंश का संस्थापक न्यायदेव है। और कब? 1097 में इसने कर्नाट वंश की स्थापना की, ठीक है ना। जब ये यहाँ का शासक रहा तिरहुत क्षेत्र में, तो इस समय काल पर नेपाल का भी कई सारे क्षेत्र जो थे वो इसके अधीन रहा करते थे। इनकी राजधानी बात करें तो इसने सिमरावगढ़ को अपना राजधानी बनाया। और सिमरावगढ़ की बात करें तो वर्तमान नेपाल, है ना, वर्तमान नेपाल के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। यहां पर देखा जाए तो आगे यहां पर शासक कौन आता है? नरसिंहदेव। और नरसिंहदेव की बात करें तो इसने बंगाल के सेन शासकों से संघर्ष करता रहा, है ना, ये बंगाल के सेन शासकों के साथ संघर्ष करता रहा, ठीक है। अब बंगाल के सेन शासकों के साथ इसका संघर्ष था। अब इसमें देखा जाए तो इसकी स्थिति थोड़ी कमजोर हो रही थी। परिणामतः इसने क्या किया कि तुर्कों के साथ सहयोग किया, है ना, तुर्कों के साथ ये मिल गया और तुर्कों के साथ सहयोग किया। इसका जो अधिकार क्षेत्र था, है ना, नरसिंहदेव का, वो तिरहुत और दरभंगा वाले क्षेत्र पर इसका शासन प्रशासन था। कर्नाट वंश के अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक था हरि सिंह देव। अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह देव, है ना। ग्यासुद्दीन तुगलक की बात करें तो ग्यासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान करके वापस आ रहा था, है ना। तो बंगाल अभियान करके जब वापस आ रहा था तो वापस आते वक्त क्या किया? वापस आते वक्त इसने हरि सिंह पर भी चढ़ाई कर दी। और हरि सिंह क्या किया? हरि सिंह यहां से डर के नेपाल की तराई में भाग गया। तो उत्तरी एवं मध्य बिहार के क्षेत्रों में वापस यहां पर विलय हो गया। जैसे यहां पर देखा जाए अलग अलग क्षेत्रों में था, है ना। तो ग्यासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान करके जब वापस आ रहा था तो हरि सिंह पर इसने क्या किया? आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद हरि सिंह नेपाल की तराई में भाग गया, नेपाल की तराई में भाग गया। और इससे क्या हुआ कि अब उत्तरी बिहार और मध्य बिहार का क्षेत्रों का आपस में विलय हो गया। और अंततः 1378 ईस्वी में कर्नाट वंश का अंत हो गया। कर्नाट शासकों की बात करें तो कर्नाट शासक जो थे इनका दिल्ली के सुल्तानों के साथ निरंतर संपर्क बना रहता था, है ना। और संपर्क कैसे बनेगा? यहाँ के शासक खुश कैसे रहेंगे? भैया नजराना देते रहिए। तो इनके द्वारा नजराना भी देता, यहां ये लोग नजराना भी देते रहे। परिणामतः इनका संपर्क यहां पर बना रहा। यहां पर हरि सिंह देव की बात करें तो हरि सिंह देव जो था ये एक महान समाज सुधारक था। इसके समय काल में निबंध व स्मृति से संबंधित रचनाओं की बड़ी संख्या में विकास हुआ, बड़ी संख्या में यहाँ पर रचना हुई। वर्तमान जो मैथिली समाज का स्वरूप है ना, मैथिली समाज जो है, तो वहां का जो वर्तमान स्वरूप है उसकी परिपक्वता जो थी इसी के समय काल में आ गई थी। प्रसिद्ध मैथिली कवि हैं विद्यापति, आप सभी ने नाम सुना होगा। तो प्रसिद्ध मैथिली कवि विद्यापति जो थे वो दरभंगा के नरेश, कृति सिंह और शिव सिंह के दरबार में थे। और इनकी महत्वपूर्ण रचना की बात करें तो आप सभी को पता होगा, है ना, व्याधि भक्ति, तरंगिनी, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ये इनके महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। तो बिहार के इतिहास के संबंध में कर्नाट वंश से इतना बात अगर आप याद रखते हैं तो काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर बात करते हैं सेन वंश की, है ना। सेन वंश की बात करते हैं तो जब पाल वंश का पतन हुआ, है ना, तो पतन के बाद सामंत सेन के नेतृत्व में सेन वंश की स्थापना हुई। अब यहां पर सामंत सेन की बात करें, जो सेन वंश के शासक थे वो क्या थे? तो पाल वंश का जब समय काल था, इस समय सामंतवादी, है ना, सामंतवादी प्रकृति थी। तो ये जो पाल शासक हैं,
सेन वंश के शासक थे वो पालों के अधीन क्या थे, सामंत थे। और जैसे ही पाल वंश का पतन प्रारंभ हुआ, इसने अपनी एक शासन स्थापित कर ली और यहां पर सामंत सेन के नेतृत्व में सेन वंश की स्थापना कर दी गई। ठीक है, किसके द्वारा स्थापना किया गया, याद रखिएगा, सामंत सेन के द्वारा। इसके बाद यहां पर महत्वपूर्ण शासक हेमंत सेन। हेमंत सेन के समय काल में देखें तो ये पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। अभी ये पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, लेकिन हेमंत सेन के समय काल में सेन वंश पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। उसके बाद देखें तो विजय सेन, वल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन आदि शासकों ने बिहार एवं बंगाल क्षेत्रों पर शासन किया। इसमें देखा जाए तो विजय सेन जो था, विजय सेन सबसे शक्तिशाली शासक था। विजय सेन सबसे शक्तिशाली शासक था। देवपाड़ा बंगाल में इसकी जानकारी मिलती है, वहां से जो ताम्रपत्र मिला हुआ है उससे विजय सेन के बारे में जानकारी मिलती है। इसने कर्नाट वंश के शासक कौन था, न्यायदेव, उसको भी इसने पराजित किया था। और साथ ही साथ 2 पुस्तकों की रचना इसके द्वारा की गई जो महत्वपूर्ण है, एक दान सागर और दूसरा अद्भुत सागर। तो दान सागर और अद्भुत सागर पुस्तकों की रचना भी इसके द्वारा की गई। अंतिम शासक की बात करें सेन वंश की, तो अंतिम शासक लक्ष्मण सेन था, है ना, लक्ष्मण सेन था। और इसी के दरबार में गीत गोविंद के लेखक कौन थे, जयदेव, वो इसके दरबार में रहा करते थे, लक्ष्मण सेन के। इसी के शासनकाल में बात करें तो मोहम्मद गोरी का सेनापति कौन था, बख्तियार खिलजी, है ना। लक्ष्मण सेन के समय काल में ही मोहम्मद गोरी का सेनापति बख्तियार खिलजी का सैन्य अभियान हुआ। पूर्वी भारत में और बिहार बंगाल क्षेत्रों तक इसका अभियान चला, है ना, बिहार बंगाल क्षेत्रों तक अभियान चला। इसी अभियान के क्रम में लक्ष्मण सेन को उसने पराजित किया और इस क्षेत्र को तुर्कों के अधीन ला दिया। तो बिहार वाले क्षेत्र पर अब क्या हो गया, तुर्कों का आधिपत्य स्थापित कर दिया। इसमें देखा जाए तो 1198 ईस्वी में उदंतपुरी का विजय किया, है ना, 1198 ईस्वी में उदंतपुरी का विजय किया। और उसी समय काल पर देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर इसने नष्ट कर दिया। कौन, बख्तियार खिलजी। 1203-4 में देखें तो लक्ष्मण की राजधानी नादिया पर इसने आक्रमण किया और आक्रमण करके लक्ष्मण सेन को पराजित किया और वहां पर तुर्की शासन स्थापित कर दिया। तुर्की आक्रमण की थोड़ी सी बात कर ले, भारतीय इतिहास की विषय वस्तु है लेकिन संबंधित है बिहार से, तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तुर्की आक्रमण की बात करें तो दो लोगों के द्वारा यहां पर तुर्की आक्रमण किया गया। पहला महमूद गजनी के द्वारा, जिसे महमूद गजनी या महमूद गजनवी भी कहा जाता है। तो इसने क्या किया, भारत पर 17 बार आक्रमण किया, आता था और लूट के चला जाता था। तो 1000 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच में भारत पर महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया। आक्रमण करने के 2 उद्देश्य होते हैं, एक तो लूटपाट करके यहां से धन लेके जाना और दूसरा यहां पर अपनी शासन स्थापित करना। तो यहां पर महमूद गजनी के द्वारा जो यहां पर आक्रमण किया गया उसका उद्देश्य क्या था, लूटपाट करना। और लूटपाट करके उसका शासन कहां था, मध्य एशिया में। तो मध्य एशिया वाले क्षेत्र में इस लूटपाट के धन से अपनी शासन को और मजबूत करना महमूद गजनवी का उद्देश्य था। जबकि दूसरा यहां पर तुर्की आक्रमण मोहम्मद गोरी के द्वारा किया गया और इसका जो उद्देश्य था वो गजनवी के उलट भारत में तुर्कों का शासन स्थापित करना था। ठीक है ना। तो यहां पर मोहम्मद गोरी का उद्देश्य समझ में आ गया, भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। और इसने भारत पर पहला आक्रमण जो था वो 1175 ईस्वी में कहां आक्रमण करेगा, तो आने का रास्ता क्या था हमारा, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पहला 1175 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया था। साथ ही साथ आप सभी को याद होगा पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी का पृथ्वीराज चौहान के साथ 2 युद्ध होता है, 2 तराइन का युद्ध होता है। पर पहले तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहते हैं, जबकि दूसरे में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और इसी से दिल्ली और अजमेर के क्षेत्र पर मोहम्मद गोरी का नियंत्रण हो जाता है और यहीं से भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की नींव डल जाती है। ये सभी आपने भारत के इतिहास में पढ़ा होगा। फिर आपने पढ़ा होगा कि 1206 ईस्वी में भारत का जितना भी शासन प्रशासन था वो कुतुबुद्दीन को इसने क्या किया, सौंप दिया और सौंप कर ये मध्य एशिया लौटने लगा। लौटने के क्रम में ही रास्ते में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना। तो ये सभी भारत के इतिहास में आपने पढ़ा होगा। हमने यहां पर सेन वंश भी देख लिया। चलिए
अब आते हैं मुख्य विषय वस्तु पर, जिसमें सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। अब बात करते हैं मध्यकाल की। और मध्यकाल कहां से? 12वीं सदी से प्रारंभ होता है, जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है 1206 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है, जिसके अंतर्गत 5 वंशों ने शासन किया। ठीक है, सबसे पहला गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक इन्होंने शासन किया, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण शासक कौन कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गियासुद्दीन बलबन। ये महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, प्रश्न जो भी आते हैं यहीं से आते हैं। गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश के अंतर्गत 11 शासकों ने शासन किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गियासुद्दीन बलबन थे, जहां से प्रश्न हमारे बनते हैं। दूसरा, 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश के शासकों ने शासन किया, और इसके अंतर्गत 5 शासक आए। 5 शासकों में सबसे महत्वपूर्ण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी था, जहां से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद 1320 से लेकर 1413 तक तुगलक वंश का शासन रहा, जिसके अंतर्गत 9 शासकों ने शासन किया, जिसमें से महत्वपूर्ण गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक आदि रहे। उसके बाद 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश, और सैयद वंश के अंतर्गत 4 शासकों ने शासन किया, जिसमें से महत्वपूर्ण खिज्र खां और मुबारक खां रहा। और अंतिम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अंतिम वंश जो था वो लोदी वंश, जिसका शासनकाल 1451 से लेकर 1526 तक रहा, और 1526 में क्या हुआ? मुगल शासन की स्थापना हो गई। इसके अंतर्गत बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी 3 शासकों ने यहां पर शासन किया था। तो इन सबको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, यहां से प्रश्न बार बार आते रहे हैं। अब हम बिहार के संदर्भ में केवल उतना ही करेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए इसको समझते हैं। ठीक, चलिए 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तरी भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, है ना। उत्तरी भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, और इसी राज्य के अंतर्गत हमारा बिहार भी आता है, जिसकी इतिहास हम पढ़ रहे हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तर भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, और जिसमें बिहार भी सम्मिलित था। अब यहां पर देखिए, अभी यहां पर नया नया शासन इसका स्थापित हुआ था, है ना। नया नया शासन यहां पर स्थापित हुआ था। परिणामतः जितने भी क्षेत्रीय शासक थे, क्षेत्रीय शासकों के साथ इसका संघर्ष होता रहा। ठीक, चलिए अब यहां पर देख रहे हैं कि इसके समय काल में दिल्ली और बिहार के क्षेत्रों में क्या क्या घटनाएं हुई। तो पहला हमने क्या देखा कि अभी भारत में ये नया नया ही शासक बना था, परिणामतः जो आसपास के जितने भी क्षेत्रीय शासक थे उनके साथ क्या था? इसका संघर्ष बना रहा। साथ ही साथ मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी जो थे, जैसे यालदोज और कुबाचा, इनके साथ भी इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का संघर्ष होता रहा, और वो इसी में उलझा रहा। इसी में उलझे होने के कारण यहां पर दिल्ली हमारा स्थित है, यहां पर बिहार बंगाल का क्षेत्र स्थित है। इन दोनों के बीच में क्या है? बहुत ही ज्यादा भौगोलिक दूरी है। तो भौगोलिक दूरी होने की वजह से, और उस समय काल पर प्लेन तो चलते नहीं थे कि सेकेंडों में हम पहुंच जाए, ट्रेन चलती नहीं थी, घोड़ा इन्हीं सभी के माध्यम से जाना पड़ता था। तो यहां पर भौगोलिक दूरी थी, और भौगोलिक दूरी अधिक होने के कारण ये यहां पर उलझा हुआ था। परिणामतः बिहार बंगाल वाले क्षेत्र पर इसने ध्यान ही नहीं दे पाया, है ना। इन क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, और ऐसी ही स्थिति में जो यहाँ के स्थानीय शासक थे, है ना, बिहार बंगाल क्षेत्र में जो स्थानीय सामंत थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र होने की कोशिश की, और बंगाल के शासकों ने बार बार बिहार पर आक्रमण की और अपनी स्थिति मजबूत किया। क्योंकि यहां पर सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र देखें तो बंगाल वाला और इधर दिल्ली वाला क्षेत्र था। अब आगे हम देखेंगे कि बिहार दिल्ली और बंगाल के बीच में ये क्या रहा? घिसता रहा, है ना। उनके संघर्षों का शिकार होते रहा। कैसे होते रहा उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में बंगाल में जितने भी स्थानीय सामंत थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र होने की कोशिश की, और बंगाल शासकों के द्वारा बार बार बिहार पर आक्रमण किया जाने लगा। बिहार की बात करें तो बिहार में अब क्या क्या है? दिल्ली के एक तो तुर्क शासक, है ना, दिल्ली के तुर्क शासक हो गए। उसके बाद बंगाल के शासक, और साथ ही साथ बिहार के स्थानीय शासक। 3 चीजें बिहार के क्षेत्र में, एक तो
तुर्की शासक जो दिल्ली में स्थापित थे, दूसरा बंगाल के शासक, और तीसरा बिहार के स्थानीय शासक जो थे। इन सभी के संघर्षों का केंद्र रहा। बिहार के स्थानीय शासक चाहते थे कि भैया हम यहां पर स्थापित हो जाए, बंगाल वाले बोलते थे कि नहीं भैया हम, और दिल्ली वाले बोलते थे तुर्की की भैया नहीं है तो मेरा है। तो इन तीनों के बीच में संघर्ष के केंद्र के रूप में बिहार हमेशा ही बना रहा है। अब ये हो गया कुतुबुद्दीन के समय काल में। इल्तुतमिश की बात करें तो 1210 से लेकर 1236 तक इसका समय काल रहा, और इसी के समय काल में 1211 ईस्वी में ग्यासुद्दीन ने बंगाल पर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। बोला कि भैया अब हम क्या हैं, स्वतंत्र है। कौन? ग्यासुद्दीन। तो ग्यासुद्दीन ने बंगाल पर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली, और तिरहुत का जो क्षेत्र है ना, तिरहुत हमने देखा है, भूगोल में भी देखा, तो तिरहुत का जो क्षेत्र है वहां से इसने कर वसूलना प्रारंभ कर दिया। अब दिल्ली में क्या हुआ, धीरे धीरे अब स्थिति, इल्तुतमिश की स्थिति मजबूत होने लगी। पहले स्थिति मजबूत नहीं थी, तो ये स्वतंत्र अपने आप को घोषित किया, बोला कि भैया रुक जाओ, पहले हम यहां मजबूत तो हो ले। जब इसकी स्थिति दिल्ली में मजबूत होने लगी, तो मजबूत होने के बाद 1225 ईस्वी में बिहार पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया इसने, है ना। यहां पर आक्रमण किया और बिहार पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, और अधिकार स्थापित करके यहां के प्रशासक के रूप में मलिक जानी को नियुक्त कर देता है। को मलिक जानी को नियुक्त करता है, और ग्यासुद्दीन को पराजित करके बिहार से बाहर निकाल देता है कि भैया अब जाओ, तुम्हारा यहां पर कोई काम नहीं है, बहुत दिन तक तुमने शासन प्रशासन कर लिया। ठीक, चलिए इल्तुतमिश, देखिएगा यहां पर कहानी कितना मजेदार है। ठीक, फिर से शुरू से जोड़ते हैं। जब दिल्ली में इल्तुतमिश की स्थिति मजबूत नहीं थी, तब ग्यासुद्दीन अपने आप को बंगाल के क्षेत्र में क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया, और तिरहुत वाले क्षेत्र से कर वसूलने लगा। लेकिन जब दिल्ली में इल्तुतमिश की स्थिति मजबूत हुई, तो उसने यहां पर आक्रमण किया। किस पर? ग्यासुद्दीन के ऊपर आक्रमण किया, और आक्रमण करके जो बिहार का क्षेत्र था, बिहार के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया, और यहां पर मलिक जानी को यहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया। ठीक है ना, और ग्यासुद्दीन को पराजित करके बिहार से निकाल दिया। अब ये तो हो गया, है ना। अब यहां से वापस जाने लगा, भैया मेरा काम तो खत्म हो गया, है ना, मेरा काम खत्म हो गया। तो ये वापस लौटने लगा, और जैसे ही ये वापस लौटा, ग्यासुद्दीन फिर से बोला कि भैया ये मेरा ही था। ठीक है ना, तो इसने क्या कर दिया, ग्यासुद्दीन फिर से बिहार का जो प्रशासक था मलिक जानी, उसको अपदस्थ कर दिया, और अपदस्थ करके पुनः उस पर अपना अधिकार जमा लिया, है ना, पुनः अपना अधिकार जमा लिया। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि बंगाल वाले क्षेत्र में बड़े स्तर पर विद्रोह हो रहा है। अब इल्तुतमिश बोला कि भैया हम खुद जाएंगे, और इल्तुतमिश स्वयं बंगाल विद्रोह को कुचलने के लिए अभियान किया। और बंगाल शासक इस समय काल पर यहाँ पर शासक कौन हो गया था, हिसाबुद्दीन। तो ये यहाँ पर आया, अभियान किया, और बंगाल के शासक हिसाबुद्दीन को इसने पराजित कर दिया, है ना, और पराजित करके बंगाल और बिहार को, है ना, बिहार को दो सूबों के रूप में गठन कर दिया, है ना, एक बंगाल और दूसरा बिहार, है ना। सूबा, और यहीं पर सूबेदार नियुक्त हुआ करते थे, उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना, सूबा का गठन कर दिया। फिर इल्तुतमिश वापस गया। ठीक है ना, फिर इल्तुतमिश यहां से वापस लौट गया, और लौटने के बाद इसके उत्तराधिकारी जो थे, उत्तराधिकारी बिहार पर शासन कायम रखने में असमर्थ रहे, है ना, बिहार पर शासन कायम रखने में असमर्थ रहे, और बलबन के समय काल पर पुनः बंगाल में विद्रोह होने लगा। किसके नेतृत्व में? तुगरिल के, है ना, लखनौती का जो क्षेत्र था, लखनौती के क्षेत्र में तुगरिल शासक था। इसी के नेतृत्व में बलबन के समय काल में क्या हुआ, बंगाल में विद्रोह होने लगा, जिसे बलबन के द्वारा इस विद्रोह को बड़े ही आसानी से कुचल दिया गया। ठीक है ना, यहां तक की कहानी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम देखें यहां पर तुगलक वंश, है ना, आगे हम देखें तुगलक वंश के समय काल में क्या हुआ। तो तुगलक वंश के समय काल में देखें तो इनके काल में दक्षिण एवं उत्तरी बिहार के कौन सा क्षेत्र? तिरहुत, है ना। तो दक्षिणी एवं उत्तरी बिहार पर तुर्कों का शासन था। इसकी जानकारी देखें तो सूफी संत जो हैं हजरत सरफुद्दीन याहिया मनेरी, इनकी रचना है मलफुजात और मनाकिबुल असफिया,
दो इनकी रचना है, इनकी रचना से यह जानकारी प्राप्त होती है कि दक्षिण एवं उत्तरी बिहार का जो क्षेत्र था इस पर तुर्कों का शासन स्थापित था। और इस क्षेत्र से साथ ही साथ और जानकारी कहां से मिलती है, तो इस क्षेत्र से तुगलक कालीन जो सिक्के मिले हैं उससे भी इसकी पुष्टि हो जाती है। गयासुद्दीन तुगलक क्या किया, बंगाल अभियान किया, है ना। तो गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल अभियान करके वापस लौट रहा था, तो वापस लौटते वक्त 1324 ईस्वी में कर्नाट वंश के शासक कौन था, हरीश सिंह देव को पराजित किया। और पराजित करके जो बिहार का मिथिला क्षेत्र था, मिथिला क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया। और साम्राज्य में मिलाने के बाद मिथिला क्षेत्र का नाम क्या रखा, तुगलकपुर नाम रख दिया। उसके बाद देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दरभंगा में एक दुर्ग और एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। याद रखिएगा, प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दरभंगा में एक दुर्ग और एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। 1359 ईस्वी में देखें तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बंगाल अभियान प्रारंभ किया गया। और बंगाल अभियान जो यहां पर प्रारंभ किया गया, इसकी जानकारी सीरत ए फिरोज शाही से प्राप्त होती है, सीरत ए फिरोज शाही से प्राप्त होती है। पटना और गया के क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। किसके, फिरोज शाह तुगलक के। और राजगीर के जो जैन मंदिर हैं उसमें जो अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है, तो राजगीर के जैन मंदिरों के अभिलेखों से भी फिरोज शाह के द्वारा उन्हें दान दिए जाने का जानकारी मिलता है। अर्थात फिरोज शाह इन जैन मंदिरों को दान भी दिया करता था। इसकी भी जानकारी हमें कहां से मिलती है, जैन मंदिरों से प्राप्त अभिलेखों से मिलती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है बिहार के क्षेत्र में अफगान शक्ति का उदय, है ना। अफगान शक्ति का उदय यानी कि आगे हम पढ़ेंगे शेर शाह सूरी, जो सबसे महत्वपूर्ण है और उसका डिटेलिंग भी हम यहां पर करेंगे क्योंकि बिहार के इतिहास से वो संबंधित है। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं अफगान शक्ति का उदय कैसे होता है। तो तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश के समय काल में 1398 में तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत की जो केंद्रीय सत्ता थी वो धीरे धीरे कमजोर हो गई। 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ और उसके बाद से दिल्ली में स्थापित केंद्रीय सत्ता जो थी वो धीरे धीरे क्या हुई, कमजोर होने लगी। और सैयद और लोदी वंश, है ना, ये क्या है, अंतिम शासनकाल हमने देखा यहां पर सैयद और अंतिम वंश कौन सा था, लोदी वंश था। तो सैयद व लोदी वंश के समय अनेक क्षेत्रीय शक्तियों का यहां पर उदय हो गया, है ना। केंद्रीय सत्ता रहती है तो जितने भी यहां पर प्रशासक होते हैं वो केंद्र के शासक के अधीन रहते हैं, उनकी अधीनता स्वीकार किए रहते हैं। लेकिन जब केंद्र में शासक कमजोर होने लगता है तो सभी अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो उन्हें कर नहीं देना पड़ेगा और स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय ले सकते हैं। तो जब केंद्रीय सत्ता यहां पर कमजोर होने लगी और सैयद लोदी वंश के समय अनेक क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, जिसमें से जौनपुर के सरकी वंश और बंगाल के हुसैन शाही वंश प्रमुख था, है ना। जौनपुर का सरकी वंश और बंगाल का हुसैन शाही वंश प्रमुख था। अब ये आपको बिहार दिख रहा है, तो इस बिहार की बात करें तो इस समय काल पर क्या हुआ, देखिएगा। बिहार का ये क्या हो गया, हमारा पश्चिमी क्षेत्र हो गया। तो अभी हमने देखा कि जौनपुर में सरकी वंश, है ना, यहां पर सरकी वंश की स्थापना हो गई और बंगाल में हुसैन शाही वंश की स्थापना हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि बिहार क्षेत्र है तो बिहार का जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्रों पर सरकी वंशों का शासन स्थापित हो गया। इन सभी क्षेत्रों पर सरकी वंश का शासन स्थापित हो गया। जबकि हम पूर्वी बिहार की बात करें तो पूर्वी बिहार वाले क्षेत्र में किसका, हुसैन शाही वंश का शासन स्थापित हो गया, ठीक है ना। तो आधा आधा बिहार यहां पर बढ़ चुका है। अब यहां पर देखते हैं, दिल्ली में देखें तो लोदी वंश है और यहां पर बिहार में अभी दो शासक हैं। तो बिहार पर पुनः शासन स्थापना है तो फिर तीन में संघर्ष हो रहा है। एक तो दिल्ली के लोदी वंश, है ना, ये भी बिहार पर स्थापना है तो अपना संघर्ष कर रहे हैं। जौनपुर के सरकी वंशों का शासन है और इधर बंगाल के हुसैन शाही वंशों का भी शासन है। जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने, है ना, जौनपुर का शासक कौन, हुसैन शाह सरकी ने यूपी के क्षेत्र में विद्रोह किया, जिसे लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी के द्वारा कुचल दिया गया। और इसी क्रम में, है ना, जब ये विद्रोह किया तो यहां पर इसी क्रम में कौन,
सिकंदर लोदी बिहार पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ठीक है, तो पहले सर्की वंश का था, लेकिन जब ये यहां पर विद्रोह कुचलने के लिए आया, उसी क्रम में ये बिहार पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और साथ ही साथ तिरहुत के शासक को कर देने के लिए भी बाध्य किया कि भैया अब ये मेरा क्षेत्र हो गया, या तो कर दीजिए, अर्थात हम आपको यहां से पदच्युत करके अपने साम्राज्य में इसको मिला लेंगे। तो कर देने के लिए भी बाध्य किया और साथ ही साथ तिरहुत वाले क्षेत्र में कर वसूली के लिए मुबारक खां को नियुक्त कर दिया कि भैया अब आप यहां से कर वसूलिए और वसूल के हमें दिल्ली भेजते रहिए, हम तो चले दिल्ली। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिए 1504 ईस्वी में क्या हुआ। तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी और बंगाल का शासक कौन था? अलाउद्दीन। तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी और बंगाल शासक अलाउद्दीन के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध में परिणाम उतना महत्वपूर्ण नहीं आया और अंततः यहां पर एक संधि की गई और इस संधि के तहत उत्तर बिहार के सारण, है ना, उत्तर बिहार का ये हमारा सारण है और ये तिरहुत वाला क्षेत्र है। तो उत्तर बिहार के सारण और तिरहुत क्षेत्र पर अलाउद्दीन ने सिकंदर के आधिपत्य को स्वीकार किया कि भैया ये क्षेत्र आप ही का है, बस आप ही के अंतर्गत रह के हम यहाँ पर शासन प्रशासन करेंगे। तो ये इसने स्वीकार कर लिया। इब्राहिम लोदी की बात करें तो इब्राहिम लोदी के समय बिहार के सूबेदार दरिया खानुहानी, है ना, दरिया खानुहानी, ये क्या था? अफगानी था एक। तो दरिया खानुहानी ने यहां पर विद्रोह किया और 1523 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तो पहले इब्राहिम लोदी के समय काल में ही दरिया खानुहानी के द्वारा, जो कि एक अफगानी था, उसके द्वारा विद्रोह किया गया और 1523 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र था मोहम्मद शाह नुहानी, या फिर इसी को बहार खां कहा जाता है ना, मोहम्मद शाह नुहानी या बहार खां। उसने बिहार को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया कि भैया अब हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के अधीन नहीं हैं। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1526 में क्या होता है आप सभी को पता है ना। 1526 में क्या हुआ? अभी हम कहां तक आए थे? 1504। 1526 में क्या हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, आप सभी को पता है। और पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या हुआ? बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना की। दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना की। जब अफगानों ने जौनपुर पर नियंत्रण करने का प्रयास किया, है ना, अब इन क्षेत्रों पर क्या हुआ? अफगान, है ना, अभी हमने देखा यहां पर, यहां से जोड़ते हैं। इन क्षेत्रों में बिहार में क्या हुआ कि अफगान कौन? यहां पर हमने देखा बहार खां अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और उधर क्या हो गया? दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना हो गई। तो जब अफगानों ने जौनपुर वाले क्षेत्र में क्या किया? नियंत्रण करने का प्रयास किया। तो बाबर ने बोला हुमायूं से कि भैया ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। तो जब ये जौनपुर पर नियंत्रण करने का प्रयास किए तो बाबर ने क्या किया कि हुमायूं के नेतृत्व में यहां पर एक सेना भेजी, है ना, हुमायूं के नेतृत्व में सेना भेजी। इस समय देखा जाए तो उत्तर बिहार का जो क्षेत्र था, उत्तर बिहार पर बंगाल शासक जो था नुसरत शाह, इसका, और जबकि दक्षिण बिहार की बात करें तो दक्षिण बिहार में अफगान शासक मोहम्मद शाह का शासन था। दोनों के दोनों अफगानी हैं, है ना, दोनों के दोनों अफगानी हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि मान लीजिए संपूर्ण बिहार हो गया। तो जब बाबर हुमायूं के नेतृत्व में सेना भेजा, इस समय काल पर जो हमारा उत्तर बिहार था, उत्तर बिहार, इस पर बंगाल शासक नुसरत, है ना, बंगाल शासक नुसरत शाह का क्या था? नुसरत शाह का शासन था। जबकि दक्षिणी बिहार पर बात करें तो मुहम्मद शाह, दक्षिणी बिहार पर मुहम्मद शाह का शासन था और दोनों के दोनों क्या थे? अफगानी थे। दोनों के दोनों अफगानी थे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, दोनों के दोनों अफगानी थे। अब यहां पर क्या हुआ कि मुगलों ने इनसे संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया और जब संघर्ष हो तो दुश्मन के दुश्मन मित्र होता है, वैसे ही इन दोनों ने मिलकर मुगलों के खिलाफ एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे। 1530 में क्या हो जाता है? बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर की मृत्यु के साथ ही
अफगान शक्ति यहाँ पर पुनः उत्थान करने लगती है। तो यहाँ पर जब क्या हुआ, जब यहाँ पर हुमायूं के नेतृत्व में यहाँ पर सेना भेजी गई तो थोड़ा ये कमजोर हो गए थे, लेकिन 1530 में जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो बाबर की मृत्यु के साथ ही यहाँ पर अफगान शक्ति पुनः उत्थान होने लगा। ठीक है ना, पुनः उत्थान होने लगा। तो क्या हुआ भैया, 2 साल बाद नई घटना, 2 साल बाद दौरा का युद्ध हुआ और दौरा के युद्ध में हुमायूं ने अफगानों को पराजित कर दिया और पराजय के साथ ही अफगानों का पतन यहाँ पर सुनिश्चित कर दिया, है ना, अफगानों का पतन सुनिश्चित कर दिया। अब यहाँ पर धीरे धीरे पतन होने लगा, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। आगे शेरशाह सूरी का हम देखेंगे। शेरशाह सूरी के नेतृत्व में पुनः अफगान शक्ति का यहाँ पर उदय देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो नुहानियों का जब पतन हो जाता है ना, तो पतन के पश्चात शेरशाह, नुहानी क्या थे, वही अफगानी थे, अब शेरशाह के नेतृत्व में पुनः अफगान शक्ति का उदय होगा। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया। चलिए अब इसके आगे की कहानी देखते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं सूरवंश। अभी हमने नुहानी वंश देख लिया, नुहानी का यहाँ पर खात्मा हो गया। अब देखते हैं सूरवंश। सूरवंश का यहाँ पर कैसे उदय होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मुगल वंश की, और मुगल वंश की हमने बात की। सबसे पहला शासक बाबर, 1526 से 1530 तक इसका शासन रहा। फिर उसके बाद यहाँ पर हुमायूं शासक बनता है, जिसका समय काल 2 कालों में विभाजित है। पहला 1530 से लेकर 1540 तक ये शासक रहता है। उसके बाद 40 से लेकर 55 तक सूरवंश का शासन रहता है, और पुनः 1555 में यहाँ पर हुमायूं दिल्ली के गद्दी पे आसीन होता है और 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक माफ कीजिएगा। उसके बाद अगला शासक यहाँ पर अकबर आता है 1556 से 1605, फिर जहांगीर 1605 से 1627, फिर शाहजहां 1627 से लेकर 1658, और अंतिम यहाँ पर औरंगजेब, जो सबसे महत्वपूर्ण। इसके बाद से यहाँ पर क्या होता है, मुगल वंश का पतन हो जाता है, जिसका शासनकाल यहाँ पर 1707 तक रहता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं सूरवंश की, बात करें तो ये संबंधित है हमारा किससे, हुमायूं से, है ना, हुमायूं से। तो यहाँ पर देखा जाए तो हुमायूं के बीच में 15 वर्ष के लिए यहाँ पर एक नया वंश दिल्ली में राज करता है, जिसे सूरवंश के नाम से जानते हैं। और सूरवंश के अंतर्गत सबसे पहले शेरशाह सूरी 1540 से लेकर 1545 तक शासन करता है। फिर इस्लाम शाह सूरी, फिर फिरोज शाह और मोहम्मद आदिल शाह, ये सभी के सभी शासक रहते हैं। इसमें से बस हमें शेरशाह सूरी पढ़ना है। तो आप सभी को पता होगा, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 2 युद्ध होता है। पहला चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को, और दूसरा कनौज का युद्ध, या फिर इसी को बेलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, 17 मई 1540 ईस्वी को। और इन दोनों के माध्यम से सूरवंश की स्थापना दिल्ली में हो जाती है। कैसे होती है, पूरी कहानी को हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक माफ कीजिएगा। चलिए यहां पर बात करते हैं शेरशाह सूरी की। बिहार से संबंधित है और इससे कई सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो उसकी चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था, फरीद खां, है ना, बचपन का नाम या मूल नाम हम कह सकते हैं, मूल नाम जो था फरीद खां था। इसके जन्म की बात करें तो दिल्ली के निकट पंजवाड़ा में इसका जन्म होता है 1472 ईस्वी में। इसके जो दादाजी थे, दादाजी कौन थे, इब्राहिम खासूर, है ना, दादाजी कौन थे, इब्राहिम खासूर। और वो इसकी बात करें तो बहलोल लोदी के समय काल में ही ये भारत आए। ये क्या है, अफगानी ही है। और किसकी बात कर रहे हैं, शेरशाह सूरी के दादाजी इब्राहिम खासूर थे, जो बहलोल लोदी के समय काल में ही भारत आए, और भारत आने के साथ ही वो यहाँ पर सेना वेना में भर्ती हो गए और वहीं पर कार्य करने लगे। इनके जो पिता थे वो कौन थे, हसन खां, है ना। शेरशाह सूरी के पिता का नाम क्या था, हसन खां। और हसन खां की बात करें तो ये बिहार के सूबेदार जमाल खां की सेवा में चले गए। प्रारंभिक दौर में ये पंजाब वाले क्षेत्र में थे, लेकिन बाद में ये बिहार के सूबेदार जमाल खां की सेवा में चले आए, है ना। और यहाँ पर हसन खां की सेवा भक्ति से वो प्रसन्न हो गए, है ना। कौन, हसन खां की सेवा भक्ति से जमाल खां प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर हसन खां को सासाराम, ख्वासपुर व टांडा परगने की जागीर सौंप दी कि भैया लो अब इसको संभालो। माफ कीजिएगा, गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो सासाराम, ख्वासपुर और टांडा परगने की जागीर यहां पर सौंप दी।
फरीद के बचपन की बात करें, ये प्रश्न पूछा गया है कि फरीद का बचपन या शेर शाह सूरी का बचपन निम्न में से किन स्थानों पर गुजरा। तो फरीद के बचपन की बात करें तो सोन नदी के किनारे, सासाराम की बात करें तो सोन नदी जो है ना, सोन नदी के किनारे ही सासाराम है, वहीं पर इसका बचपन व्यतीत हुआ। और 22 वर्ष की उम्र में 1494 ईस्वी में, है ना, 22 वर्ष की उम्र में 1494 ईस्वी में ये जौनपुर चला गया। जौनपुर की बात करें, इस्लाम धर्म से संबंधित वहां पर बहुत ही पढ़ाई लिखाई होती थी, उत्कृष्ट केंद्र था। तो जौनपुर चला गया और वहां पर जाकर बड़े ही लगन के साथ अरबी और फारसी भाषाओं की जानकारी अर्जित की, है ना, अरबी और फारसी भाषाओं की जानकारी अर्जित की, ठीक है ना। अब बात करें तो 1497 में हसन खान अपना जो जागीर था सासाराम, है ना, तो सासाराम की जागीर जो था वो फरीद खां को सौंप दिया। बोला कि भैया लो, अब शासन प्रशासन की जिम्मेदारी यहाँ की तुम संभालो। तो 1497 से फरीद खां सासाराम की जागीर वहां पर देख रेख करने लगा, जो 1518 तक किया, है ना, 1497 से 1518 तक। इस समय काल में बड़े ही योग्यता के साथ वहां के शासन प्रशासन, है ना, शासन प्रशासन को संभाला। साथ ही साथ वहां पर जो भी भ्रष्ट लोग थे, है ना, भ्रष्ट लोग थे, उनकी समाप्ति की, वहां के प्रशासन को संभाला, प्रशासन को सुव्यवस्थित किया। साथ ही साथ वहां के जो विद्रोही प्रकार के जमींदार थे, विद्रोही जमींदारों को भी पराजित किया, और पराजित करने के साथ ही वहां के लोगों को सुख सुविधाएं भी प्रदान करने का भरपूर प्रयास किया और सुख सुविधाएं दिया भी, ठीक है ना। अब यहीं से क्या हो जाता है, यहीं से इसको ट्रेनिंग मिल गई प्रशासन की, और यही प्रशासन आगे जाकर इसको काम आने वाला है। तो सबसे पहले सासाराम की जागीर में इसने क्या किया, शासन प्रशासन किया, जो बिहार से संबंधित है, ठीक है। अब यहां पर देखें तो क्या हुआ, पिता कौन थे, हसन खां, और इसकी माता जो थी वो अपनी माता नहीं थी, सौतेली माता थी। इन दोनों में हमेशा अनबन होते रहता था। तो इस समय काल पर क्या हुआ कि पिता हसन खान और सौतेली मां के बीच में अनबन होने लगा, और अनबन होने के कारण फरीद खां क्या हुआ, इससे परेशान हो गया, उसे अच्छा नहीं लगता था। अब किसी के भी माता पिता लड़ाई करे, लड़े, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगा, है ना, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इससे भी अच्छा नहीं लगा, परिणामतः ये सासाराम छोड़ दिया, और सासाराम छोड़कर आगरा पहुंच गया, है ना, आगरा पहुंच गया। 1520 ईस्वी में क्या हुआ कि हसन की मृत्यु हो गई, जो इसके पिताजी थे उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के पश्चात इब्राहिम लोदी हसन खां की जो जागीर थी वो पुनः फरीद को लौटा दी कि भैया ये लो, तुम्हारे पिताजी की जागीर है, अब इसे तुम संभालो। जब जागीर इसे मिल गया तो फरीद पुनः कहां आ गया, सासाराम आ गया। यहां पर आया तो जैसे ही आया कुछ दिनों तक यहां पर किया, तब तक इसके सौतेले भाई जो थे, सौतेले भाइयों में जागीर के बंटवारे हेतु इनमें झंझट होने लगा, लड़ाई होने लगा, है ना, सौतेले भाइयों में संघर्ष होने लगा। और इससे तंग आकर पुनः 1522 ईस्वी में फरीद खान सासाराम को छोड़ दिया, और सासाराम को छोड़कर दक्षिण बिहार के एक शासक थे बहार खां लोहानी, दक्षिण बिहार के शासक थे बहार खां लोहानी, उनके यहां चला गया, वहां पर शरण लिया। एक दिन क्या हुआ कि बहार खां के साथ वो शिकार पर गया, है ना, बहार खां के साथ वो जंगल में शिकार पर गया, और वहां पर एक शेर ने आक्रमण किया, और उस शेर को फरीद ने एक ही बार में मार डाला। उसकी इस वीरता को देखते हुए उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की, है ना, बहार खां ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। तो यहां से अब इसका नाम क्या हो जाएगा, शेर खान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ये बहुत ही बहादुर था, शासन प्रशासन के बारे में ये अच्छे से जानता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इसका प्रभाव जो था, इसका प्रभाव यहाँ पर बढ़ने लगा, शेर खां की प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब किसी का भी प्रभाव पड़ेगा, किसी का भी प्रभाव बढ़ेगा, तो क्या होगा कि वहां के जो सरदार थे, है ना, वहां के अफगान सरदार थे, उनको अच्छा नहीं लगा, इसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। परिणामतः इसने षड्यंत्र किया, है ना, अफगान सरदारों ने षड्यंत्र किया, और षड्यंत्र करके इसे दक्षिण बिहार, और दक्षिण बिहार के साथ साथ, दक्षिण बिहार से तो निकलवाए ही, दक्षिण बिहार के साथ साथ उसके जो पिता की जागीर थी, उस जागीर से भी इसको निकलवा दिया, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे की कहानी देखते हैं। वहां से निकलवा दिया, आगे की कहानी देखें तो यहां से शेर खान कहां, यहां से छोड़ छाड़ के फिर कहां,
आगरा पहुंच गया और आगरा जाकर उसने बाबर से मुलाकात की, आगरा जाकर बाबर से मुलाकात की, है ना, बाबर से मिला और इसकी प्रशंसाओं को सुनते हुए, है ना, इससे बहुत ही प्रभावित हुआ, है ना, बाबर इससे बहुत ही प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर उसे अपनी सेना में रख लिया, है ना, बोला कि चलो अब हमारी सेना में रहो, क्योंकि बहादुर भी बहुत ज्यादा था। कुछ समय तक इसने काम किया और काम करने के पश्चात इसकी ईमानदारी जो थी, शेर खां की ईमानदारी, शेर खां की ईमानदारी को देखते हुए बाबर ने पुनः उसका जो पैतृक जागीर था सासाराम, उसको इसे वापस लौटा दिया। और जब वापस लौटा दिया तो फिर 1528 में शेर खान सासाराम लौट आए, है ना। तो ये सासाराम पुनः लौट आया। बहार खां की यहां पर जो पुत्र था, पुत्र का नाम था जलाल खां। तो ये जब यहां पर सासाराम लौट आया तो सासाराम लौटने के बाद बहार खां का पुत्र था जलाल खान, तो जलाल खान का ये शिक्षक और साथ ही साथ संरक्षक बन गया, यानी कि शिक्षा भी देने लगा और संरक्षण भी देने लगा। लेकिन कुछ समय पश्चात यहां पर देखें तो बहार खान की मृत्यु हो जाती है और बहार खां की मृत्यु के बाद जलाल खां की जो मां थी, माता का नाम था दूदू बीबी, माता की नाम क्या था, दूदू बेबी, इसने शेर खां को अपना नायब नियुक्त किया, यानी कि शासन प्रशासन बाहरी जो देखरेख की कार्य जो था वो किसको, शेर खां को मिल गया। तो दूदू बीबी शेर खां को अपना नायब नियुक्त किया, है ना। तो नायब पद पर रहते हुए इसने सेना में जितनी भी दोष थी, जितनी भी दोष देखने को मिली थी, उन सबको यहां पर समाप्त किया। साथ ही साथ प्रशासन को सुदृढ़ किया, क्योंकि पहले से ही ये ट्रेंड था, तो प्रशासन को भी सुदृढ़ किया। फिर कुछ दिनों बाद देखें तो उस दूदू बीबी की यहां पर मृत्यु हो गई और दूदू बीबी की जब मृत्यु हो जाएगी तो जो जितना भी शासन प्रशासन है वो सभी किसके हाथ में, इसके हाथ में आ जाएगा। तो जब दूदू बीबी की मृत्यु हो गई तो शेर खां यहां पर वास्तविक रूप से बिहार का शासक बन गया, पूरी शक्ति अब इसके हाथ में ही आ गई। अब इससे क्या हुआ, धीरे धीरे इसका प्रभाव बढ़ने लगा और फिर जब इसका प्रभाव बढ़ा तो बढ़ते प्रभाव को देखकर लोहानी सरकार जो थी, है ना, सरदार, लोहानी सरदार जो थे, उनके मन में ईर्ष्या की भावना जगने लगी और उसने जलाल खां, जो उसका बेटा था, जलाल खां को उकसाने लगे कि भैया तुम यहाँ के शासक हो, है ना, तो तुम सेना का जितना भी कार्यभार है अपने हाथ में लो ना, उसको क्यों दे रखे हो। अब क्या करें, ये भड़काने लगे, किसको यहां पर जलाल खां को। जलाल खां से क्या बोल रहे हैं लोहानी सरदार कि भैया वास्तविक सेना का संभालने का समय आ चुका है, अब वास्तविक सेना तुम ही संभालो, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि जब ऐसी बातें इन लोगों के मन में भरा गया तो जलाल खां के मन में भी लालच आ गया और लालच आने के साथ जलाल खां ने क्या किया कि बंगाल के सूबेदार था नुसरत शाह, है ना, अभी अभी हमने देखा, तो बंगाल के सरदार था, सूबेदार था नुसरत शाह, उससे सहायता मांगी कि भैया हमें अपने क्षेत्र में शासन स्थापित करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। तो ये भी क्या किया, सहायता देने के लिए 1529 ईस्वी में नुसरत शेर खां के हाथों पराजित हुआ, यानी कि सहायता मांगा और ये बोला कि चलो भैया ले लो सहायता, चल दिया कहां, शेर खां के पास। और शेर खां से जब युद्ध हुआ तो 1529 ईस्वी में ये उसके हाथों पराजित हुआ। अब पराजित हो गया तो क्या हुआ, पहले तो यहां पर जलाल खां भी था और कौन था, लोहानी सरदार भी थे, लेकिन जब यहां पर इसकी हार हुई, जब यहां पर इसकी हार हुई, शेर खां विजयी हो गया, तो यहां पर बोला कि भैया अब ना जलाल रहेगा और ना ही लोहानी सरदार रहेंगे, सभी अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहां से निकल जाओ। तो नुसरत का यहां पर हार हुआ और हार के साथ ही जलाल और जलाल के साथ साथ लोहानी सरदार दोनों ही नुसरत के साथ बोरिया बिस्तर बांध के बंगाल चले गए, ठीक है। यहां तक कहानी क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं माफ कीजिएगा। अब इससे क्या हुआ कि शेर खां अब वास्तविक रूप से बिहार का शासक बन गया, अब कोई यहां पर प्रतिद्वंदी नहीं रहा, क्योंकि प्रतिद्वंदी यहां पर जो जलाल खां लोहानी सरदार थे वो तो चले गए बोरिया बिस्तर बांध के, तो वास्तविक शासक बन गया। और वास्तविक शासक बनने के साथ ही यहां पर एक उपाधि धारण की इसने, हजरत ए आला। तो शेर खां के द्वारा या शेर शाह सूरी के द्वारा जब बिहार में वास्तविक शासक के रूप में अपनी स्थापना कर ली जाती है, उसके साथ ही इसके द्वारा एक उपाधि धारण की जाती है, हजरत ए आला की उपाधि, ठीक है। चलिए अब क्या था, इन क्षेत्रों में तो इसकी मजबूती
हो चुकी थी। 1530 ईस्वी में इसने अपना और मजबूती बढ़ाने के लिए, आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूती बढ़ाने के लिए इसने क्या किया कि 1530 ईस्वी में चुनार के पूर्व सूबेदार जो थे ताज खान, है ना, ताज खान की विधवा थी, उनका नाम क्या था, लाड़ मल्लिका। तो चुनार के पूर्व सूबेदार ताज खान की विधवा लाड़ मल्लिका के साथ 1530 ईस्वी में शेर खान ने विवाह कर लिया। और विवाह करने से क्या हुआ, यहाँ की जो आर्थिक, है ना, जो धन दौलत था वो भी इसे प्राप्त हुआ और साथ ही साथ सैन्य शक्ति भी प्राप्त हुई। तो इससे क्या हुआ कि उसकी आर्थिक और सैन्य शक्ति में बहुत ही बड़े स्तर पर वृद्धि देखने को मिली। ठीक है, 1530 का यह घटना है। और 1530 में एक और घटना होती है, बाबर की मृत्यु, और यहां पर हुमायूं दिल्ली का शासक बनता है। तो 1530 ईस्वी में हुमायूं दिल्ली का शासक बनता है और शासक बनने के साथ ही ये चुनार पर आक्रमण हेतु एक विशाल सेना भेजता है। ठीक है, यहां पर देखिएगा शेर शाह सूरी कितना महत्वपूर्ण शासक है। तो 1530 ईस्वी में ये शादी किया और 1530 ईस्वी में हुमायूं वहां का शासक बना और शासक बनने के साथ ही चुनार पर आक्रमण करने के लिए एक विशाल सेना को भेजा कि भैया जाओ और चुनार पर आक्रमण करो, क्योंकि धन दौलत वहां पर बहुत ही था। अब शेर खां यहां पर अपनी राजनैतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया, है ना। उसका पुत्र यहां पर था कुतुब खां, है ना, कुतुब खां था, चुनार की देखरेख कर रहा था। तो इसने बोला कि भैया यहां पर हमारी शक्ति अभी उतनी नहीं है कि इतनी विशाल सेना का हम सामना कर पाए, इसलिए उसने बोला कि तुम क्या करो, हाथ खड़े कर दो, अर्थात आत्मसमर्पण कर दो। तो इसने अपनी राजनैतिक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए अपने पुत्र कुतुब खां को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा और आत्मसमर्पण कर दिया। तो यहां पर युद्ध हुआ नहीं, है ना, सेना, युद्ध होता है तो सेना यहां पर धीरे धीरे घटती जाती है। तो इससे क्या हुआ कि लड़ाई हुई नहीं, आत्मसमर्पण कर दिया और इससे चुनार को इसने बचा लिया। अभी क्यों, क्योंकि शक्ति नहीं है। जब शक्ति ना हो तो किसी से लड़ना भी नहीं चाहिए, नहीं तो दो चार आराम से पड़ ही जाते हैं ना। चलिए आगे देखें। तो जलाल खान, बदले की भावना है, भैया हमारा तो छीने हो, हम तो लेंगे ही। तो जलाल खां की बात करें तो अब बंगाल में पहले कौन था, पहले यहां पर हमने देखा था नुसरत था। अब क्या हुआ, बंगाल में एक नया शासक बना महमूद शाह, है ना, बंगाल में नया शासक बना महमूद शाह। जब यह शासक बना तो जलाल खां इस महमूद शाह के साथ मिलकर बोला कि फिर से चलो हम शेर खान पर आक्रमण करते हैं, और आक्रमण करने की योजना बनाई। और 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ के पास इनके बीच युद्ध हुआ, है ना, सूरजगढ़ के पास 1534 में इनके बीच युद्ध हुआ और यहां पर भी शेर खान विजयी हो गया, है ना, यहां पर भी शेर खान विजयी हो गया। और इससे क्या हुआ, भारत में अफगान शक्ति को पुनर्स्थापित करने का विचार है इसके मन में, है ना। पहले क्या था, अफगान शक्ति थी। जब यहां पर यह विजयी हुआ तब इसके माइंड में चलने लगा कि अब केवल इन्हीं क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेंगे, अब पूरे भारत के क्षेत्र में अफगान शक्ति को हम स्थापित करेंगे। और पूरे भारत के क्षेत्र में अफगान शक्ति को स्थापित करना हो तो कहां, दिल्ली पर अपने शासन की स्थापना करनी पड़ेगी। तो इस विजय के साथ ही उसके मन में ख्याल आया, क्या आया, कि अब अफगान शक्ति यहां पर भारत में स्थापित करनी है और इसके लिए क्या चाहिए, बड़े स्तर पर सेना चाहिए। तो इसने अलग अलग क्षेत्रों से सिपाहियों की भर्ती प्रारंभ कर दिया और सेना को इसने बढ़ाने लगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखें तो महमूद शाह अभी अभी पराजित हुआ। अब ये कैसे भूल जाएगा, पहली बार तो इसकी पराजित हुई, है ना। जलाल की बात करें तो वो दोबारा पराजित हो गया और सोच लिया कि भैया जैसे है वैसे है, अब हमसे ना हो पाएगा। लेकिन महमूद शाह पहली बार पराजित हुआ, बदला तो लेना ही था। तो बंगाल के शासक महमूद शाह पुनः पराजय की बदला लेने के लिए, है ना, पराजय की बदला लेने के लिए, इस समय पुर्तगाली भारत में आ चुके हैं, है ना। तो पराजय की बदला लेने के लिए पुर्तगालियों से मिल गया, बोला कि भैया हमारा सहयोग करो, चलो हम चलते हैं शेर शाह को समाप्त करने के लिए। तो पुर्तगालियों से मिल गया और पुर्तगालियों से मिलकर चिनसूरा में शेर खां पर आक्रमण कर दिया। और यहां पर दो युद्ध हुआ इसके बीच में। पहला युद्ध जो था वो तेलियागढ़ी का युद्ध था और दूसरा सिकरी गली का युद्ध था। तो इसने आक्रमण किया, दो युद्ध हुआ और इन दोनों युद्धों में भी महमूद शाह की पराजय हो गई।
तो एक बार तो पराजय से पेट न भरा था, दोबारा भी इसकी पराजय हो गई और परिणामतः ये मान लिया कि अब मेरे बस की बात नहीं है। इसके बाद से ये यहां पर शांत हो जाता है। ठीक, अब यहां पर बात करें, ऐसी स्थिति में अभी भी इसके मन में है कि अभी भी हम विजयी हो सकते हैं। तो पुर्तगालियों के सहयोग से विजयी नहीं हो पाया। अब क्या किया कि अब इसने हुमायूं से सहायता मांगी, है ना, हुमायूं से सहायता मांगी कि आप हमारी सहायता करें। हुमायूं कहीं और युद्ध में लगा हुआ था, तो कुछ समय बाद इसने बोला कि हाँ भैया सहायता करेंगे, और इसी के आग्रह पर हुमायूं बंगाल की ओर प्रस्थान किया, है ना। हुमायूं क्या किया, बंगाल की ओर प्रस्थान किया और वहां पर चुनार का 6 महीने तक घेरे डाले रखा। 6 महीने तक घेरे रहा कि अब विजयी होंगे, अब विजयी होंगे, है ना। जब तक ये चुनार को घेरे रखा 6 महीने तक, तब तक शेर खां जो था वो बंगाल को भी जीत लिया और बंगाल के साथ साथ रोहतासगढ़ के किले को भी जीत लिया। ठीक है, तो जब तक हुमायूं चुनार को घेरे रखा तब तक शेर खां बंगाल और रोहतासगढ़ को जीत लिया। अब इससे क्या हुआ, अब हुमायूं को भी लगने लगे भैया सबसे बड़ी शक्ति तो हम हैं, ये कौन सा नया शक्ति है जो हमसे भी ताकतवर है। अब हुमायूं को ये खटकने लग गया। तो शेर खां की ये जो शक्ति बढ़ रही थी, इस शक्ति को देखकर हुमायूं घबरा गया। अब सोचा कि अब नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा हमें रोकना पड़ेगा। परिणामतः इसने बंगाल पर आक्रमण करने का निश्चय किया, है ना, बंगाल पर आक्रमण करने का निश्चय किया। अब यहां पर शेर खां की चालाकी देखिए। शेर खां को आशंका होने लगा कि हुमायूं अब यहां पर आक्रमण करने वाला है ना, हुमायूं अब यहां पर आक्रमण करेगा। इसलिए जो इसने खजाना गौड़ में रखा था, है ना, खजाना हो तो शासन, प्रशासन और राज्य मजबूत स्थिति में रहती है। तो जब इसे आशंका हुआ कि यहां पर आक्रमण होने वाला है, तो उसने अपना खजाना जो है गौड़ से रोहतासगढ़ लेके चला गया। रातों रात खजाना गायब, है ना, रातों रात खजाना गायब, और कहां पहुंचा दिया, रोहतासगढ़ पहुंचा दिया। अब हुमायूं वहां पर गया तो बोला कि भैया आइए, स्वागत है आपका, आइए बंगाल आप ही का है। और बिना किसी प्रतिरोध के हुमायूं को बंगाल में प्रवेश करने दिया कि भैया आप प्रवेश कीजिए, आप ही का है, क्योंकि खजाना तो हमने स्थानांतरित कर दिया है। प्रवेश करने दिया और वो वहां से निकल के अपने बिहार वाले क्षेत्र लौट गया। तो यहां पर भी कितनी चालाकी लौटाई। अब यहां पर देखा जाए तो हुमायूं यहां पर सोचा कि हम तो विजयी हो गए, और विजयी होने के बाद, है ना, गौड़ पर विजय कर लिया और वहां पर 8 महीने तक मजे में रहा कि अब तो हम विजयी हो गए। जो यहां पर बढ़ रहा था जिसकी शक्ति, उस शक्ति को हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। 8 महीने तक वहीं तक पड़ा रहा। जब तक ये यहां पर पढ़ा, है ना, 8 महीने तक यहां रहा, तब तक शेर खां जौनपुर, बनारस, इसके साथ साथ कनौज आदि स्थानों पर भी विजय प्राप्त कर लिया। ठीक है, यहां पर मौज में है हुमायूं कि भैया हम तो जीत लिए, है ना, मजे काट रहे आराम से। और उसी समय के बीच में शेर खां जौनपुर, बनारस और कनौज आदि के स्थानों पर भी विजय प्राप्त कर लिया। अब क्या हुआ, 8 महीने तक ये पूरा मजा किया। अब सोचा कि अब चलना चाहिए हमें दिल्ली। ठीक है, अब चलना चाहिए दिल्ली। तो सबसे पहले यहां पर आगरा पहुंचता है। तो चौसा के युद्ध की बात करें तो गौड़ से 8 महीने रहने के बाद अब सोचता है कि अब चलते हैं। तो यहां से सबसे पहले इसने आगरा प्रस्थान किया, और आगरा प्रस्थान करने के दौरान एक बार में तो पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि बड़ी सेना है ना, और ना हवाई जहाज है, ना बोलेरो है आज के जैसे। तो इसने क्या किया कि बक्सर में, है ना, बक्सर में जो जगह है चौसा, वहां पर इसने छावनी डाली, है ना। जब ये वापस लौट रहा था आगरा के लिए, तो हुमायूं बक्सर के पास चौसा में एक छावनी डाला। अब शेर खां बोला कि भैया 8 महीने रहे हो हमारे यहाँ, ऐसे छोड़ देंगे। अब वो भी पीछा करते हुए यहां पहुंचा, है ना। शेर खां हुमायूं का पीछा करते हुए कहां तक, चौसा तक पहुंच गया, छावनी तक पहुंच गया। और यहां पर उसने अचानक से हुमायूं और हुमायूं की सेना पर आक्रमण कर दिया। अब सब सोए पड़े थे, सब इधर उधर भागने लगे, भैया हुआ क्या, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, जिसको जहां मर्जी वहां भाग रहा है। यहां तक कि हुमायूं को भी समझ में नहीं आया, और वो
गंगा नदी में कूद गया, है ना। कई किताबों में कर्मनाशा दिखता है, कई में गंगा। तो देखा जाए जो संगम था वहीं पर, तो ये जब ये अचानक से आक्रमण किया, इनकी सेना, है ना, हुमायूं की सेना, और हुमायूं की सेना के साथ साथ हुमायूं को भी समझ में नहीं हुआ क्या, और सब इतर बितर यहां पर भागने लगे, जिसको जहां जगह मिल रहा है वहां भाग रहा है। और हुमायूं भी अपनी जान बचाने के लिए घबराकर, है ना, जान बचाने के लिए वो गंगा नदी में कूद पड़ा। लेकिन जब गंगा नदी में कूदा तो निजाम नामक व्यक्ति जो था उसने हुमायूं की जान बचाई, और एक प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहां पर चौसा का जो युद्ध था 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ, इसमें भी शेर खां की विजय हुई। अब यहां पर शाहजहां तो जैसे तैसे जान बचाकर निकल लिया, जान बचाकर निकल के कहा, आगरा पहुंचा, है ना, जान बचाकर आगरा पहुंचा। अब सोचा कि भैया इसका बदला तो लेंगे, ऐसे कैसे छोड़ दे। तो बदला लेने के लिए, है ना, हुमायूं जब आगरा पहुंचा तो पुनः शेर खां पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगी। भैया ऐसे कैसे जीत सकते हो, तो आक्रमण की योजना बनाने लगी, और योजना बनाने के साथ ही कन्नौज की ओर वो चल पड़ा कि अब हम क्या करेंगे, इसको हराएंगे, है ना। तो कन्नौज की तरफ चल पड़ा, और वहां पर बेलग्राम में युद्ध हुआ दोनों के बीच, शेर शाह की सेना और हुमायूं की सेना के बीच में युद्ध हुआ। और यहां पर क्या हुआ कि हुमायूं के जो सामंत थे, सामंत के साथ साथ जो सैनिक थे, पहले ही षड्यंत्र हो चुका था, और षड्यंत्र के माध्यम से बिना युद्ध के ही यहां पर शेर शाह विजयी हो जाता है ना, शेर शाह विजयी हो जाता है। अब हुमायूं को लगता है कि भैया ये क्या हो गया, पहली बार तो हारे ही थे और दूसरी बार भी अब हम हारने वाले हैं। तो इससे क्या हुआ, पुनः वो हारा, और यहां से भागकर वो पंजाब की ओर चल पड़ा, और यहां से 1740 से लेकर 1515 तक वो निर्वासन का जीवन व्यतीत करता है, यानी कि अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में शरण लेकर रहता है। और यहां से देखा जाए बेलग्राम के युद्ध के माध्यम से शेर खां भारत का सम्राट बन गया। जो इसकी इच्छा वहां जगी हुई थी, अब उसकी इच्छा की पूर्ति यहां पर हो गई, और शेर खां भारत का सम्राट बन गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए शेर खां की बात करें, है ना, है क्या ये शेर शाह सूरी ही है ना। तो अब इसका नाम यहां पर शेर शाह सूरी हो जाता है। जब हुमायूं को विजित कर लेता है तो अपने आप को शेर शाह सूरी कहने लगता है। ठीक है, तो शेर शाह के द्वारा, जब ये क्या था, एक साम्राज्यवादी था, साम्राज्यवादी यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो जब ये भारत का सम्राट बन जाता है तो इसने विस्तार करना प्रारंभ किया, और यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन सब चीज को देखते हैं। शेर शाह का साम्राज्य विस्तार, सबसे पहला 1540 में शासक बना, और 1541 में 2 क्षेत्रों में अपना विस्तार किया। पहला गखड़ प्रदेश, गखड़ प्रदेश की बात करें तो जो उत्तर पश्चिमी सीमा है ना, ये मान लीजिए भारत है, तो ये जो हमारा उत्तर पश्चिमी सीमा है, यहां पर गखड़ जनजाति के लोग रहा करते थे। और ये गखड़ जनजाति के लोग जो थे, ये मुगलों के प्रति बहुत ही वफादार थे, मुगलों के प्रति बहुत ही वफादार थे। तो इन्हीं की शक्ति कमजोर करने के लिए, और साथ ही साथ देखा जाए तो इन क्षेत्रों से जो भी इस समय आने का रास्ता था वो हमारा पश्चिमोत्तर ही था, है ना, पश्चिमोत्तर था। तो इन गखड़ जनजातियों की शक्ति को कमजोर करने के लिए, और साथ ही साथ पश्चिमोत्तर शिक्षा की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए इसने यहां पर आक्रमण किया, और रोहतासगढ़ किले का यहां पर निर्माण करवाया। और इसके साथ साथ हैवत खान और ख्वास खान के नेतृत्व में यहां पर सेना रख दिया कि भैया अब रहो, यहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। तो पहला इसके द्वारा विस्तार गखड़ क्षेत्र में किया गया, गखड़ प्रदेश में। दूसरा 1541 में ही बंगाल में विस्तार किया गया। जैसे वहां पर खिज्र खां के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। शेर शाह बोला कि विद्रोह करोगे, आओ बताते हैं, और इस विद्रोह को शेर शाह ने दबा दिया। ठीक है, अब यहां पर बार बार देखते आ रहा था, बार बार यहां पर क्या हो रहा है, विद्रोह हो रहा है। जब कोई शासक रह रहा है विद्रोह हो रहा है। तो यहां की शासन प्रशासन को मजबूत करने के लिए पूरे बंगाल वाले क्षेत्र को 19 सरकारों में, सरकार अर्थात जिला, उस समय जिला को सरकार कहा जाता था, तो 19 सरकारों में विभक्त कर दिया, है ना, 19 सरकारों में विभक्त कर दिया, और एक नया पद बनाया, अमीन ए बांग्ला, है ना,
तो बंगाल विजय किया, है ना, वहां के विद्रोह को दबाया और वहां पर शासन प्रशासन अच्छे से सुचारू ढंग से चलाने हेतु बंगाल को 19 सरकारों या जिलों में विभक्त कर दिया और वहां पर एक पद बनाया, असैनिक अधिकारी का पद था, अमीन ए बांग्ला, उसकी नियुक्ति की और प्रत्येक सरकार, है ना, प्रत्येक सरकार को एक सिकदार के अधीन कर दिया, है ना, प्रत्येक सरकार को एक सिकदार के अधीन कर दिया कि भैया आप लीजिए, ये आपका क्षेत्र है और इसका शासन प्रशासन चलाइए, राजस्व वसूलिए और हमारा परसेंटेज भेजिए। अगला तीसरा देखें तो 1542 ईस्वी में मालवा वाला क्षेत्र, है ना, बहादुर शाह की जब मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद मल्लू खां ने कादिर खां की उपाधि धारण की, मल्लू खां कादिर खां की उपाधि धारण की और उपाधि धारण करने के साथ ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि भैया हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के अधीन नहीं है। अब शेरशाह बोला कि ऐसे कैसे, हम यहां पर बैठे हैं ना, हमारे अधीन रहना है तो रहो, अर्थात क्या होगा समझते हो ना। तो जब वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया तो शेरशाह ने यहां पर अभियान किया, अपना अभियान प्रारंभ किया और अभियान के परिणाम स्वरूप इसको आत्मसमर्पण करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा और साथ ही साथ शेरशाह ने सुजाद खां को मालवा पर सूबेदार नियुक्त किया, मालवा का सूबेदार सुजाद खां को नियुक्त कर दिया। अगला विस्तार देखें तो 1543 में रायसीन, है ना, रायसीन मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश में चौहान राजपूत पूरनमल का अधिकार क्षेत्र में था, है ना, रायसीन जो था मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, ये चौहान राजपूत पूरनमल के अधिकार में था और यहां पर कब्जा करने के लिए शेरशाह ने कई महीनों तक घेरा डाले रहा, है ना, कई महीनों तक घेरा डाले रहा, लंबा संघर्ष चला और इस लंबे संघर्ष के अंतर्गत बड़े स्तर पर यहां पर कत्लेआम किया गया शेरशाह के द्वारा, जिसे इतिहास में शेरशाह के नाम पर काला धब्बा माना जाता है। ठीक है, अब इतना बड़ा संघर्ष हुआ, कत्लेआम हुआ, महिलाओं का बलात्कार हुआ, अंततः पूरनमल ने बोला कि भैया ले लो, ले लो, अब हमें नहीं चाहिए और पूरनमल ने यहां पर आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला 1544 में राजस्थान वाला क्षेत्र, यानी कि मारवाड़ में मालदेव का शासन था और मालदेव की बात करें तो ये एक योग्य शासक था, है ना, साहसी शासक था, महत्वाकांक्षी शासक था। शेरशाह जो है, राजपूतों की शक्ति इस समय काल पर बढ़ रही थी, अब शेरशाह इन राजपूतों की शक्ति को समाप्त करना चाहता था, इसलिए पहले मारवाड़, जोधपुर, चित्तौड़, अजमेर, माउंट आबू जैसे 4 किलो पर धीरे धीरे करके इसने अधिकार कर लिया। लेकिन ये इन क्षेत्रों पर अधिकार करना इतना आसान नहीं था, बहुत महंगी पड़ी उसे ये विजय, इसलिए उसने स्वयं ये माना है कि इन मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरा हिंदुस्तान खो देता, क्योंकि इसमें देखा जाए ये आसानी से इसको प्राप्त नहीं हुआ, बहुत लंबा संघर्ष यहाँ पर करना पड़ा था। और इसका जो अंतिम विस्तार है वो कलिंजर वाला क्षेत्र है ना, मई 1545 ईस्वी में शेर खां का ये अंतिम अभियान था और इस अभियान का कारण क्या था कि कलिंजर का राजा था किरत सिंह, कलिंजर का राजा था किरत सिंह, उसने शेरशाह की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, बोला कि हम नहीं करेंगे, कौन हो, आओ लड़ना है लड़ लेते हैं, 2-4 कर लेते हैं, तो अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। परिणामतः शेरशाह के द्वारा यहां पर अभियान किया गया और 1544 ईस्वी में किले पर घेरा डाला। इस घेरे की बात करें तो 6 महीने तक किले को घेरे रखा, लेकिन यहां पर विजय की संभावना जब इसे दिखाई नहीं दी तो इसने सैनिकों को बोला कि भैया अब जो किले की दीवार है उस पर तोप की गोला चलाओ, तोप की गोला से मार के दीवार को तोड़ डालो, है ना। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि जब तोप का गोला मारा जा रहा था तो एक गोला उसके पास आके गिरा और उसी से उड़ के शेरशाह भी समाप्त हो गया। तो इसकी मृत्यु जो थी वो कालिंजर में हुई थी, है ना, कालिंजर में हुई थी। ठीक है, मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले प्रश्न पूछा गया है कि मृत्यु से पहले ये उक्का नामक आग्नेय शस्त्र चला रहा था, जो आग्नेय शस्त्र चला रहा था उसका नाम क्या था, उक्का, ये भी प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर शेरशाह की यहाँ पर समाप्ति हो जाती है। अब शेरशाह से संबंधित इसका प्रशासन कैसा था, इससे भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो शेरशाह की प्रशासन की बात करें तो साम्राज्य जो था, साम्राज्य सरकारों में विभाजित था, सरकार परगनों में और परगना
ग्राम में विभाजित था, यानी कि प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो गांव थी। अब यहां पर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन दो स्तर पर होते हैं, जैसे हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, वैसे ही उस समय काल पर भी एक केंद्रीय प्रशासन हुआ करता था, एक प्रांतीय प्रशासन। इसके संदर्भ में प्रांतीय प्रशासन को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन जो सर्वमान्य है उसी को मैंने यहां पर सम्मिलित किया है, उसकी चर्चा करते हैं। प्रश्न यहां से पूछे जाते रहे हैं। तो सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन की बात करें, सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में? तो शासक के हाथ में ही रहेगा, यानी कि शेरशाह सूरी के हाथ में ही रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे विभाग थे, जैसे पहला विभाग था दीवान ए वजारत। दीवान ए वजारत, यहां से डायरेक्टली प्रश्न पूछते हैं, याद रखिएगा। दीवान ए वजारत यानी कि इसका प्रधान कौन था? वजीर हुआ करता था। तो दीवान ए वजारत का प्रधान वजीर हुआ करता था, जिसका मुख्य कार्य क्या था? वित्त, है ना, वित्त से संबंधित कार्य था। और साथ ही साथ वित्त, साथ ही साथ प्रधानमंत्री था, और साथ ही साथ दूसरे मंत्रियों पर निगरानी रखने का कार्य, और आय व्यय का, केंद्रीय आय व्यय का लेखा जोखा भी करना किसका? वजीर का ही कार्य था। दीवान ए वजारत के अंतर्गत ही आता था। ठीक है। अगला विभाग था यहां पर दीवान ए आरिज। और दीवान ए आरिज की बात करें तो ये सैन्य व्यवस्था का प्रधान होता था, अर्थात सैनिकों की भर्ती करना, उनकी अनुशासन की देखरेख करना, और साथ ही साथ उनसे संबंधित जो भी प्रबंधन था, ये सभी के सभी दीवान ए आरिज के तहत हुआ करता था। अगला विभाग था दीवान ए रसालत। और दीवान ए रसालत की बात करें तो इसे दीवान ए मुहतसिब भी कहा जाता है। दीवान ए रसालत को दीवान ए मुहतसिब भी कहा जाता है। और ये क्या था? एक विदेश मंत्रालय था, यानी कि विदेशी मामले जो भी होते थे, विदेशी व्यक्तियों की देखरेख करना, विदेशों के साथ संपर्क स्थापित करना, यह दीवान ए रसालत के माध्यम से किया जाता था। अगला विभाग यहां पर था दीवान ए इंशा। अगला विभाग क्या था? दीवान ए इंशा। और इसका कार्य क्या था? राजकीय आदेश व पत्राचार विभाग था। ये राजकीय आदेश व पत्राचार विभाग था, जिसका कार्य क्या था कि सूबेदार और अन्य स्थानीय अधिकारियों के साथ पत्र व्यवहार करना। अभी क्या है, फोन लगाए और बात कर ले, उस समय तो फोन नहीं था। तो सूबेदार और अन्य स्थानीय अधिकारी थे, इन सब के साथ पत्र व्यवहार करने का जो कार्य था वो दीवान ए इंशा के अंतर्गत हुआ करता था, जो एक राजकीय आदेश एवं पत्राचार विभाग था। अगला विभाग देखें दीवान ए काजी, है ना। दीवान ए काजी ये क्या था? न्यायालय विभाग था, और इसका प्रमुख काजी हुआ करता था। काजी के पास न्यायालय से संबंधित शक्तियां थी, साथ ही साथ सूबेदारों के विरुद्ध भी ये अपीलें सुना करता था, यानी कि सूबेदारों के विरुद्ध आपको कुछ बातें करनी है या फिर फैसले चाहिए तो वो भी आप दीवान ए काजी के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर था दीवान ए बरिद। दीवान ए बरिद की बात करें तो ये खुफिया विभाग था, खुफिया विभाग था। और यहां पर गुप्तचर लोग हुआ करते थे, और साथ ही साथ डाक प्रबंध की जो जिम्मेदारी थी वो भी दीवान ए बारिद के अंतर्गत ही आता था। ठीक है ना। उसके बाद अगला देखें दीवान ए सामान। अगला विभाग क्या था? दीवान ए सामान। और इसका कार्य क्या था कि जो भी शाही महल है, शाही महल के जो विभिन्न कार्य होते हैं उन सब की देखभाल करने की जिम्मेदारी खान ए सामान के अंतर्गत हुआ करता था। तो केंद्रीय प्रशासन इन सभी विभागों के माध्यम से किया जाता था। प्रांतीय विभाग की बात कर ले तो संपूर्ण सरकार, है ना, साम्राज्य क्या था? साम्राज्य सरकारों में विभक्त था, है ना, सरकारों में विभक्त था। और सरकार परगनों में, और परगना गांवों में विभक्त था। तो संपूर्ण सरकार की बात करें तो ये 47 परगने में विभक्त थे, है ना, 47 परगने में विभक्त थे। और साथ ही साथ बंगाल में इसने नए 19 परगनों की स्थापना की थी, है ना। सॉरी, यहां पर देखिए थोड़ा सा गलत है, संपूर्ण यहां पर बिहार की बात करें, है ना, तो ये 47, है ना, 47 सरकारों में विभक्त था। और साथ ही साथ बंगाल में 19 सरकारों की और स्थापना कर दी गई। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 66 सरकार, अर्थात इसके समय काल में पूरे बिहार में 66 सरकार थे। और इन सरकारों के माध्यम से यहां पर शासन प्रशासन किया जाता था। सरकार की बात करें, हर एक सरकार अर्थात वर्तमान जिले से हम तुलना कर सकते हैं, तो हर एक सरकार में 2 प्रमुख अधिकारी होते थे। पहला अधिकारी था सिकदार ए सिकदारा। इसकी बात करें तो ये सरकार का प्रमुख अधिकारी था,
है ना, सरकार का प्रमुख अधिकारी था, अर्थात सरकार यानी कि जिला, तो जिला का प्रमुख अधिकारी कौन था, सिकदार ए सिकदारा। और साथ ही साथ ये सैन्य अधिकारी भी था, सैन्य अधिकारी भी था। इसके अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखना और फौजदारी मामलों की देखरेख भी इसके अंतर्गत आता था। ठीक है। और दूसरा अधिकारी की बात करें तो मुंसिफ एवं मुंसिफा, ये क्या था, मुख्य न्याय अधिकारी था और जो दीवानी मुकदमे देखा करता था। ठीक है। अब यहां पर बात करें सरकार, तो सरकार जो थी वो परगने में विभक्त थे और परगनों के मुख्य अधिकारियों की बात करें तो सिकदार, खजांची, खजांची या फिर इसी के लिए फौजदार शब्द प्रयोग होता है, अमीन, मुंसिफ, कारकुन। कारकुन की बात करें तो एक हिंदी टाइपिस्ट है ना, और एक फारसी टाइपिस्ट हुआ करता था जिसे कारकुन कहते थे। तो इनमें ये विभाजित थे और ये अधिकारियों के माध्यम से परगने चलाए जाते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करता था और गांव में जो प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे वो पटवारी, चौकीदार, प्रधान, चौधरी, मुकद्दम आदि हुआ करते थे और इनके माध्यम से गांवों का शासन प्रशासन चलाया जाता था। तो आशा करता हूं शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी इससे महत्वपूर्ण चीजें हैं। जैसे लगान व्यवस्था की बात करें तो इससे देखा जाए तो भारतीय इतिहास में भी इसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो हम उसको यहाँ पर नहीं छोड़ सकते। तो अलाउद्दीन की जो व्यवस्था थी, लगान व्यवस्था, वो रैयतवाड़ी प्रकार की थी, है ना, रैयतवाड़ी प्रकार की थी। रैयतवाड़ी में क्या होता है कि किसानों का सरकार से डायरेक्ट प्रत्यक्ष संबंध होता है, डायरेक्ट संबंध होता है। तो अलाउद्दीन के द्वारा, अलाउद्दीन की व्यवस्था कौन थी, रैयतवाड़ी, उसी को शेरशाह सूरी के द्वारा लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए जाते थे। साथ ही साथ यहां पर शेरशाह के द्वारा भूमि सुधार के लिए भूमि पैमाइश की गई। भूमि पैमाइश यानी कि भूमियों की, देखा जाए तो भूमियों को घूम घूम कर देखना, चेक करना और उसको कैटेगरी में डिवाइड कर देना। तो भूमि सुधार के लिए भूमि की पैमाइश की गई और पूरे भूमि को बीघा में बांट दिया गया। एक बीघे में 3600 सिकंदरी गज हुआ करता था। तो भूमि के मापने के लिए गज ए सिकंदरी इसके द्वारा निर्माण किया गया। भूमि के माप के लिए 32 अंकों वाला सिकंदरी गज का प्रयोग इसके द्वारा किया गया, जो शेरशाह सूरी के द्वारा, है ना, सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया। ठीक, चलिए उसके बाद हम यहां पर देखें, इसने क्या किया, भूमि को 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया, है ना। अब टैक्स कई जगहों पर लिया जाता है, कैसा भी भूमि हो, उपज है या नहीं है, टैक्स फिक्स कर दिया। लेकिन इसने क्या किया कि पूरे भूमि को 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। पहला, सबसे अच्छा भूमि, मध्यम प्रकार के भूमि और निकृष्ट प्रकार के भूमि यानी कि अनउपजाऊ प्रकार के भूमि। लगान की बात करें, राजस्व की बात करें तो जितना भी उपज होता था, उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में देना पड़ता था। और लगान नगद एवं अनाज दोनों ही रूपों में लिया जाता था, लेकिन इसमें प्राथमिकता किसको दी जाती थी, नगद को प्राथमिकता यहां पर दी जाती थी। ठीक है। उसके बाद इसने यहां पर क्या प्रारंभ किया, पट्टा एवं कबूलियत प्रथा शेरशाह सूरी के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार के द्वारा किसानों को भूमि पट्टे पर दी जाएगी, यानी कि लीज पर दी जाएगी, और उसके बदले क्या होगा, किसानों को सरकार भूमि पट्टे पर देगी और उसके बदले किसान जो होगा, किसान एक कबूलियत नामे पर हस्ताक्षर करेगा। और उस कबूलियत नामे पर क्या लिखा होगा कि जो भी यहां पर दर होगा, टैक्स का दर होगा, कि मैं ये कबूल करता हूं कि जितना भी यहां पर टैक्स फिक्स किया गया है मैं उसको समय पर दूंगा। तो ये पट्टा और कबूलियत प्रथा यहां पर शेरशाह सूरी के द्वारा प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ ये किसानों की महत्ता को जानता था, इसलिए सेना को सख्त निर्देश दे रखा था कि किसी भी सूरत में किसानों के फसलों को नष्ट नहीं करना है। अब सेना एक जगह से दूसरी जगह जाती थी तो फसलों के फसल वहां पर नष्ट हो जाते थे। तो इसने सख्त निर्देश दिया था कि किसानों की जो भी भूमि है, फसल है, उसे नष्ट नहीं करना है। अगर किसी कारणवश भूमि या फसल नष्ट हो जाता है, फसल की बर्बादी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति का प्रावधान रखा गया था, सरकार के द्वारा क्षतिपूर्ति किया जाता था। ठीक है। चलिए, साथ ही साथ कृषि ऋण भी यहां पर दी जाती थी, जिसे आसान किस्तों में किसान भर सकते थे।
उसके बाद आपदा के समय काल में, है ना, फसल की बात करें तो आपदा के कारण कई बार फसल नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कर की माफी कर दी जाती थी, कर नहीं लिया जाता था। जबकि अंग्रेजों की बात करें तो हर एक स्थिति में यहाँ पर कर वसूला गया। परिणामतः लोगों के मन में संतोष की भावना जागृत हुई और विद्रोह एवं आंदोलन देखने को मिला। किसानों से कर के अलावा यहाँ पर जरीबाना और मुहासिलाना दो प्रकार के कर यहाँ पर वसूले गए। जब जरीबाना क्या था? सर्वेक्षण शुल्क, क्योंकि यहाँ पर भूमि की पैमाइश की जाती थी, तो सर्वेक्षण करने के लिए जो भी लोग आते थे उनके लिए यहाँ पर शुल्क लिया जाता था, जिसे जरीबाना कहा गया। और दूसरा था मुहासिलाना, यानी कि कर संग्रह शुल्क, यानी कि कर वसूलने के लिए जो आ रहे हैं उसके भी शुल्क लिया जाएगा। तो इसके द्वारा जरीबाना और मुहासिलाना नामक दो अन्य कर भी यहाँ पर वसूला गया। शेर शाह की लगान व्यवस्था की बात करें तो शेर शाह की जो लगान व्यवस्था थी ये बाद में टोडरमल की जो दहशाला, आईने दहशाला का नाम आप पढ़ेंगे आगे जाकर, तो टोडरमल की जो दहशाला थी और साथ ही साथ अंग्रेजों ने जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया, उन सब का आधार यही शेर शाह सूरी की लगान व्यवस्था बनी थी। उसके बाद यहाँ पर मुद्रा व्यवस्था की बात करें इसके समय काल में, तो इसके समय काल में 23 टकसाल हुआ करते थे। और इसने क्या किया कि पुराने जो घिसे पीटे सिक्के थे पहले तो उसको हटाया कि भैया हटाओ, ये अब नहीं चलेंगे। तो पुराने घिसे पीटे सिक्कों का प्रचलन बंद कर दिया और चांदी का, शुद्ध चांदी का रुपया चलाया जो 175 ग्रेन का हुआ करता था। तांबे का दाम चलाया जो 380 ग्रेन का हुआ करता था। और साथ ही साथ सोने का सिक्का चलाया जिसे असरफी कहते थे, और ये 167 ग्रेन का हुआ करता था। इसके द्वारा सिक्कों में अच्छी प्रकार की धातुएं प्रयोग की गई, मिलावट नाम की कोई कसर नहीं रह गई। और ये प्रथम शासक था जिसने शुद्ध चांदी के सिक्के चलाया, शुद्ध चांदी के रुपया चलाया, जो 1835 तक, अंग्रेजों के समय काल 1835 तक प्रचलन में रहे। यहां पर जो भी सिक्के हुआ करते थे तो सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित हुआ करता था, है ना। और किस लिपि में? अरबी, फारसी और देवनागरी लिपि में टकसाल का नाम अंकित हुआ करता था। तो ये था इसका मुद्रा व्यवस्था। आशा करता हूं यहां तक सारी चीजें समझ में आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शेर शाह के द्वारा बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए गए जिससे प्रश्न बार बार पूछे जाते रहेंगे। तो शेर शाह के द्वारा कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए गए उसकी लिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले सासाराम में इसके द्वारा रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया गया, प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका है। दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया गया, कहां? तो हुमायूं के द्वारा दीन पनाह निर्माण किया गया था, उसी को इसने तोड़वा दिया और तोड़वा कर वहां पर पुराने किले का निर्माण करवाया। और इसी के अंदर 1542 ईस्वी में किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया, जो भारतीय और इस्लामी कला का मिला जुला स्वरूप है, यानी कि उसमें भारतीय कला भी देखने को मिलती है और इस्लामी कला भी देखने को मिलती है। उसके बाद सासाराम में इसने शेर शाह का मकबरा बनवाया, और यह मकबरा एक झील के बीचों बीच निर्मित किया गया है ना, झील के बीचों बीच निर्मित किया गया है। और ये देखने में इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि कनिंघम के द्वारा ये कहा गया कि ये ताजमहल से भी सुंदर है, ताजमहल से भी सुंदर है, कनिंघम के द्वारा इसे कहा गया। उसके बाद पाटलिपुत्र पहले नाम था, पटना नाम इसी के द्वारा स्थापित किया गया, पाटलिपुत्र का नाम पटना इसी के द्वारा स्थापित किया गया। साथ ही साथ इसके अलावा इसके द्वारा जन कल्याण के भी बहुत सारे कार्य किए गए, जैसे सड़कों का निर्माण करवाया गया, है ना, सड़कों का निर्माण करवाया गया। उसके दोनों साइड, है ना, सड़कों के दोनों साइड छायादार वृक्ष लगवाए गए। सराय, है ना, सराय का निर्माण करवाया गया ताकि लोग वहां पर बड़े बड़े यात्राओं के दौरान वहां पर रेस्ट कर सके। सड़कों के किनारे कुएं का निर्माण किया गया ताकि जो भी लोग जाएंगे वहां पर जल की उपलब्धता हो, ठीक है ना। तो इसके द्वारा बहुत सारे जन कल्याणी कार्य भी करवाए गए। इसके साथ साथ डाक व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाया। इसके द्वारा 4 बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया गया। पहला जो सबसे बड़ा है, सड़क ए आजम, जिसे वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। तो शेर शाह सूरी के द्वारा सड़क ए आजम या ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया गया, जो इसके द्वारा निर्मित सबसे बड़ा है। और यह पूर्व में बंगाल के सोनार गांव से पश्चिम में अटक सिंध तक जाता था।
दूसरा सड़क जो था वो आगरा से बुरहानपुर तक, तीसरा आगरा से जोधपुर चित्तौड़ तक, और चौथा लाहौर से मुल्तान तक। ये 4 सड़कों का मुख्य रूप से निर्माण करवाया गया। इसके अलावा लोक कल्याणकारी कार्यों में इसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था करवाई, अनाथ प्रकार के जो शरणार्थी थे उनके लिए आवास का प्रबंध करवाया, और निःशुल्क आवास व निःशुल्क शिक्षा का भी प्रबंध इसके द्वारा करवाया गया। तो शेर शाह के द्वारा किया गया निर्माणकारी कार्यों की ये लिस्ट है, यहां से कई बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मुगल काल में। मुगल काल में बिहार की क्या स्थिति रही, और ये हमारा अंतिम टॉपिक होगा, और इसके साथ ही मध्यकाल से संबंधित बिहार का इतिहास हमारा समाप्त हो जाएगा। तो मुगल काल के बारे में आप सभी को पता होगा। मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में स्थापित की जाती है, और 1529 ईस्वी में बाबर के द्वारा एक सैनिक अभियान किया जाता है। इस सैनिक अभियान के क्रम में बिहार के बक्सर, है ना, बिहार के बक्सर में फार्मूली सरदार थे। फार्मूली सरदारों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाबर ने मजबूर कर दिया, बाध्य कर दिया अधीनता स्वीकार करने के लिए, और मुर्शिद इराकी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। ठीक है, यहां पर देखें, शेर शाह की बात हम अभी कर रहे थे, तो वहीं शेर शाह बाबर की अधीनता स्वीकार किया था, यानी कि शेर शाह ने भी बाबर की अधीनता स्वीकार किया था। लेकिन 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद यहां पर शासक कौन बना? हुमायूं बना। और हुमायूं जब शासक बना तो शेर शाह ने हुमायूं को चुनौती दे दिया, सत्ता की चुनौती दे दी कि भैया बाबर के अधीन थे, उनकी अधीनता स्वीकार किए थे, तुम्हारी अधीनता हम ना स्वीकार करने वाले। और इसने क्या कर दिया? हुमायूं के सत्ता को चैलेंज दे दिया। परिणामतः चौसा और कनौज का युद्ध हुआ, और इन दोनों में विजय के साथ ही दिल्ली में शेर शाह सूरी शासक बना, जो 1555 तक सूरवंश चलता रहा। ठीक है, हुमायूं की बात करें तो पुनः 1555 में यहां पर अपना शासन पुनः वापस लेता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, लेकिन पुस्तकालय में वो सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है 1556 में। जब इसकी मृत्यु हो जाती है, इस समय काल पर अकबर जो था अभी अल्पवयस्क था, जो 14 वर्ष की आयु में शासक बना, है ना, 14 वर्ष की आयु में शासक बना। इसके प्रारंभिक चरण में, यानी कि इसका जब शासन प्रारंभ हुआ, तो इसके शासन के प्रारंभिक दौर में क्या हुआ कि बिहार पर अफगानों का प्रभुत्व था। इसके शासन के प्रारंभिक दौर में बिहार पर अफगानों का प्रभुत्व था। 1564 ईस्वी में अमीर सुलेमान करानी 1564 ईस्वी में अमीर सुलेमान करानी ने बिहार में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, बोला कि भैया अब हम स्वतंत्र हैं। फिर इसकी मृत्यु हुई, और इसके मृत्यु के पश्चात दाऊद खां 1572 में दाऊद खां 1572 ईस्वी में शासक बना। और इसने क्या किया? अपने आप को, या फिर ऐसे हम समझ सकते हैं कि दाऊद जब 1572 में शासक बना तो इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। खुतबा यानी कि अपने आप को सर्वोच्च घोषित करना, तो इसने अपने आप नाम की खुतबा पढ़वाया, साथ ही साथ अपने नाम से सिक्के जारी किए। अब ये देखकर हुमायूं को लगा भैया ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि दूसरी शक्ति यहां पर आगे आए। तो जब सिक्के जारी किए, इसके साथ साथ पटना का जो दुर्ग था उसे भी इसने नष्ट कर दिया। परिणामतः इसके बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए अकबर के शासनकाल देख रहे हैं, तो इसके बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए अकबर ने मुनिम खां को बिहार भेजा कि मुनिम खान जाइए और इसकी शक्ति को समाप्त करके आइए। लेकिन मुनिम खां इसमें सफल नहीं रहते हैं, मुनिम खां असफल हो जाते हैं। अब अकबर बोलता है कि भैया अब हमें ही जाना पड़ेगा, है ना। अकबर बोलता है कि अब हमें ही जाना पड़ेगा, आपसे ना हो पाएगा। परिणामतः अकबर स्वयं पटना पहुंचता है, और पटना पहुंचकर हाजीपुर के दुर्ग पर आक्रमण करता है। आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है।
ठीक है। साथ ही साथ अकबर की बात करें तो अकबर 1574 ईस्वी में मिथिला के नरेश थे, मिथिला के नरेश को भी पराजित करता है और पराजित करके उस क्षेत्र का जो कर वसूली का अधिकार था वो महेश ठाकुर, है ना, ये एक पंडित थे, है ना, ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे, तो महेश ठाकुर को उस क्षेत्र का कर वसूली का अधिकार अकबर ने दे दिया। अब यहां पर बात करें मुगल का एक प्रांतपति था मानसिंह, आप सभी ने नाम सुना होगा। मानसिंह ने विशेष भूमिका निभाई भारत वाले क्षेत्र में मुगलों की स्थिति मजबूत करने के लिए। तो 1887 से लेकर 1894 के बीच इस क्षेत्र में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे मुगल सत्ता को सुदृढ़ बना दिया। इसने क्या किया, जो गिद्धौर का एरिया है, गिद्धौर, खड़गपुर, भोजपुर, इन सभी क्षेत्रों के जो भी अस्थाई शासक थे, अस्थाई सरदार थे, उनको पराजित किया और पराजित करके उन्हें अपने अधीन किया और इसने अपना राजधानी जो है वो रोहतास को बनाया। मानसिंह की बात करें तो मानसिंह कुछ समय के लिए राजमहल को भी अपना राजधानी बनाया था और राजधानी बनाकर उसका नाम अकबर नगर रखा था, यह भी बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जहांगीर की। तो जहांगीर की बात करें तो इसने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का राज्यपाल नियुक्त करता है ना। जहांगीर 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का राज्यपाल नियुक्त करता है और जहांगीर के शासनकाल में ही मुगलों का खोखरा देश, है ना, छोटा नागपुर को पहले खोखरा देश कहा जाता था, तो इसी के शासनकाल में मुगलों का छोटा नागपुर क्षेत्र पर शासन स्थापित हुआ। और छोटा नागपुर क्षेत्र में बात करें तो यहां पर हीरे की खान थी, हीरे की खानों की प्राप्ति करने में भी जहांगीर यहां पर सफल हो जाता है। जहांगीर की आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी, है ना, जहांगीर की आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी। यहां से क्या जानकारी मिलती है कि छोटा नागपुर के क्षेत्र से सोने की भी प्राप्ति हुआ करता है, ऐसा उल्लेख तुजुक ए जहांगीरी में देखने को मिलता है। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए इसी के समय काल में शहजादा शाहजहां, है ना, शाहजहां अभी शासक नहीं बना है, राजकुमार ही है, तो राजकुमार शाहजादा ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके पटना, रोहतास, ये जो क्षेत्र था, इन सभी क्षेत्रों को, यहां पर राजकुमार को, यहां परवेज को राज्यपाल कौन बनाया था, जहांगीर, और शाहजहां यहां पर क्या किया कि इस जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके पटना, रोहतास, ये जो क्षेत्र थे, इन सभी क्षेत्रों को 1922, 23, 24 के बीच में परवेज से छीन लिया। बोला कि भैया अब ये मेरा है, हट जाइए। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात करें जहांगीर के शासनकाल, समयकाल क्या था आप सभी को पता होगा, 1605 से 1627 तक। तो जहांगीर के शासनकाल में बिहार का जो अंतिम सूबेदार था वो मिर्जा रुस्तम सफावी था। ठीक है, एक मिनट वेट कीजिएगा। मिर्जा रुस्तम सफावी था जो 1626 से 1627 तक वहां का सूबेदार रहा। अब बात करें शाहजहां की, तो शाहजहां से संबंधित कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है बिहार के संदर्भ में, फिर भी 1632 में इसने बिहार के सूबेदार के रूप में अब्दुल्ला खां बहादुर फिरोज खां, नाम बहुत छोटा है, अब्दुल्ला खां बहादुर फिरोज खां को नियुक्त किया। फिर मुमताज महल के भाई, है ना, मुमताज महल के भाई शाइस्ता खां को 1639 से 1657 के मध्य बिहार का सूबेदार ये नियुक्त करता है। महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ दीजिएगा। अब बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब हमारा अंतिम शासक, और इसने क्या किया कि 1702 ईस्वी में अपने पोते, इसका पोता कौन था, अजीम, राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। और अजीम की बात करें तो इसने क्या किया, जब पटना, यहां पर बिहार का सूबेदार ये बना, तो पटना के सौंदर्यीकरण पर इसने विशेष कार्य किया। वहां के सौंदर्यीकरण के लिए, वहां के सजावट के लिए 1 करोड़ रुपए इसके द्वारा खर्च किए गए और पटना को एक यहां पर भव्य रूप दिया गया। और ये सौंदर्यीकरण करने के साथ ही पटना का नाम इसने बदलकर अजीमाबाद रख दिया। तो पटना का नाम बदलकर इसने क्या कर दिया, अजीमाबाद रख दिया। अजीम का पुत्र कौन था, फर्रुखसियर। अजीम का पुत्र कौन था, फर्रुखसियर, और फर्रुखसियर का जन्म जो था वो पटना में ही हुआ था। और इसी फर्रुखसियर ने जहांदार शाह को पराजित किया और पराजित करके मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, है ना, मुगल शासक बना। इसने
पटना में ही औपचारिक राज्याभिषेक करवाया। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा शासक है जिसने, कौन सा मुगल शासक है जिसने पटना में अपना राज्याभिषेक करवाया? तो कौन है? फर्रुखसियर। औपचारिक रूप से पटना में अपना राज्याभिषेक करवाया था। और बिहार में 1740 तक फर्रुखसियर का उत्तराधिकारी कौन? सुजाउद्दीन और सरफराज खान, दोनों ने मिलकर 1740 तक यहां पर शासन किया। और बिहार क्षेत्र में प्रशासन सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक पद का निर्माण किया गया। पद का नाम क्या था? नाजिम। तो बिहार क्षेत्र में प्रशासन सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक पद नाजिम का सृजन किया गया। और पहले नाजिम के रूप में किसे चुना गया? तो पहले नाजिम के रूप में अलीवर्दी खां को चुना गया। पहला नाजिम अलीवर्दी खां बना। अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में सरफराज खां की हत्या कर दी और सरफराज खां की हत्या करके स्वयं को बंगाल का शासक नियुक्त कर दिया, बंगाल का शासक घोषित कर दिया। कब? 1756 ईस्वी, है ना, सॉरी 1756 ईस्वी तक इसने शासन किया। तो 1740 से लेकर 1756 तक इसने शासन किया। और 1756 में अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी जो था सिराजुद्दौला, वो यहाँ पर शासक बना। और सिराजुद्दौला के बारे में आप सभी को पता होगा, प्लासी युद्ध, है ना, और बक्सर का युद्ध उससे संबंधित है। तो ये भारत के इतिहास में आप सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी। अब एक चीज बच जाता है हमारा कि मुगल काल में प्रशासन, मुगल काल में बिहार में प्रशासन कैसे चलता था, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रशासन की बात करें तो आईने अकबरी के आधार पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, है ना। जो भी यहाँ पर बातें करेंगे वो आईने अकबरी में जो उल्लेखित है उसी की बात करेंगे। तो यहां पर बात करें तो बिहार जो था, बिहार प्रांत, है ना, बिहार एक प्रांत के रूप में था। ठीक है, प्रांत या फिर सूबा, और यहां पर सूबेदार हुआ करते थे। प्रांत जो था सरकारों में अर्थात जिलों में विभाजित था। और बिहार की बात करें तो इस समय काल पर 7 जिलों में विभाजित था। बिहार 7 सरकारों में विभाजित था। कौन कौन सरकार थे? चंपारण, तिरहुत, सारण, हाजीपुर, मुंगेर, बिहार और रोहतास। पटना और गया की बात करें तो ये बिहार सरकार के अंतर्गत ही आता था। तो इस समय काल पर देखें मुगल काल में, तो बिहार जो था, बिहार प्रांत, ये 7 सरकारों में विभाजित था। और 7 सरकार थे हमारे चंपारण, तिरहुत, सारण, हाजीपुर, मुंगेर, बिहार और रोहतास। ठीक है, सूबा जो था, प्रांत जो था, सूबेदारों के अंतर्गत हुआ करता था। और सरकार की बात करें तो ये जमींदारों के अधीन इसको रखा गया था। यानी कि जमींदार यहां पर सर्वोच्च होते थे, वही शासन प्रशासन यहां पर देखते थे। तो सरकार को जमींदारों के अधीन रखा गया था। अब सरकार की बात करें तो सरकार परगने में विभाजित थी। और इस समय देखें तो 199 परगने बिहार में देखने को मिला था। और परगने जो थे वो गांव में विभाजित थे। तो प्रशासन का सबसे सूक्ष्मतम इकाई देखें तो परगना ही था यहां पर। ठीक है, तो अभी हमने देखा मुगल काल में सरकार कितनी थी? 7 और परगने थे 199। जबकि औरंगजेब के समय काल में देखें तो औरंगजेब के समय काल में सरकारों की संख्या 8 हो गई थी और परगनों की संख्या 245। कई किताबों में आपको 246 भी मिलेगा, तो घबराने की बात नहीं है, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर हम बात करें सूबेदार, तो सूबेदारों की सहायता के लिए यहां पर दीवान की नियुक्ति की जाती थी। सूबेदारों की सहायता के लिए दीवान की नियुक्ति की जाती थी। और दीवान का कार्य क्या था कि सूबे के प्रशासन चलाने में किसकी? सूबेदार की मदद करना। इसके अलावा यहां पर बहुत सारे प्रशासक भी थे, अधिकारी थे। जैसे दीवान की बात करें तो दीवान का मुख्य कार्य क्या था? राजस्व की उगाही करना दीवान का मुख्य कार्य होता था। फिर काजी की बात करें तो काजी न्यायाधीश हुआ करता था। एक शब्द मिलता है सद्र। सद्र क्या था? धार्मिक विभाग का प्रधान था, उसको सद्र कहा जाता था, है ना। युद्ध विभाग के प्रधान को बख्शी कहा जाता था। युद्ध विभाग के प्रधान को बख्शी कहा जाता था। प्रांतीय सेना के सेनापति को फौजदार कहा जाता था। प्रांतीय सेना के सेनापति को फौजदार कहा जाता था। पुलिस विभाग का प्रमुख कोतवाल हुआ करता था, उसे कोतवाल कहते थे। और बंदरगाहों पर कर वसूली, सीमा शुल्क वसूली, नौकाओं पर कर वसूलना, ये सभी के सभी मीर बहर का कार्य हुआ करता था। तो यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं, बात ध्यान में रखिएगा। ये तो हो गया हमारा प्रांत के स्तर पर। अब सरकार के स्तर पर क्या प्रशासन था, तो यहां पर देखिए सरकार के स्तर पर तो एक फौजदार था,
अधिकारियों में एक अधिकारी क्या था, फौजदार। और फौजदार की बात करें तो ये सरकार का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था, जिसके अंतर्गत राजस्व वसूली, पुलिस और सैनिक अधिकार, सभी के सभी अधिकार इसके अंतर्गत हुआ करता था। और इसकी तुलना हम देखें तो तुलना हम वर्तमान जो जिलाधिकारी है, डीएम है, उससे तुलना हम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा अधिकारी यहां पर महत्वपूर्ण, अमला गुजार। अमला गुजार, और ये क्या करता था, राजस्व उगाही किया करता था। उसके बाद अगला यहां पर क्या है, कोतवाल। और कोतवाल की बात करें तो नगर में शांति व्यवस्था कायम रखना, ये कोतवाल का कार्य हुआ करता था। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अंतिम क्षण पे हैं हम लोग। ये हमने देख लिया सरकार के आधार पर। परगने पर प्रशासन कैसे हुआ करता था, तो अगर उसकी बात करें तो यहां पर अधिकारी में महत्वपूर्ण था सिकदार। सिकदार क्या था, परगने का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था। फिर अगला है आमिल। आमिल की बात करें तो ये राजस्व संबंधित प्रशासन देखता था। फिर अगला यहाँ पर कारकुन। कारकुन के बारे में कई बार प्रश्नों के रूप में पूछा गया है। तो कारकुन क्या था कि परगने की लेखा जोखा, है ना, लेखा जोखा रखना इसका मुख्य कार्य था। साथ ही साथ राजस्व को सरकारी खजाने तक पहुंचाना भी इसका कार्य हुआ करता था। यानी कि परगने से जो भी राजस्व आता था सरकारी खजाने तक कौन पहुंचाता था, कारकुन। उसके बाद अगला अधिकारी था फौजदार। और फौजदार की बात करें तो ये स्थानीय राजकोष का अधिकारी हुआ करता था। और एक महत्वपूर्ण है चौधरी। और चौधरी की बात करें तो ये राजस्व वसूली का कार्य किया करता था। तो ये हमने देख लिया मुगल काल में प्रशासनिक व्यवस्था बिहार में कैसे हुआ करती थी। और इसी के साथ हमारा पूरा ये सेशन हमारा समाप्त होता है। इसके तहत मैंने मध्यकाल से संबंधित उन सभी विषय वस्तु को कवर करने का प्रयास किया है जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और 1 से 2 बार अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो कोई भी प्रश्न ऐसा आपको नहीं दिखेगा बिहार से संबंधित, बिहार के इतिहास से संबंधित, जो आपका सॉल्व ना हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और अगले ही दिन आपको आधुनिक बिहार का इतिहास मिलेगा जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।